हेलो एंड नमस्ते। रैपिड रिवीजन का अगला चैप्टर है इम्यूनोलॉजी, जो दो सब्जेक्ट्स में ज़रूर काम आएगा, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो यही सब्जेक्ट आप अगर कॉपी पेस्ट करके यही टॉपिक अगर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे तो इम्यूनोलॉजी दोनों तरफ से हम कवर करके एक ही साथ चलेंगे। तो हम इसे एक इंटीग्रेटेड फैशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें जानना है इम्यूनोलॉजी में वो कौन कौन से सेल्स हैं जो हमें यूजफुल होते हैं। तो पहला सेल है एनके सेल, जिसका दूसरा नाम है नेचुरल किलर सेल। अब नेचुरल किलर सेल नाम से मुझे ये बताता है कि ये चीज़ों को मारने में हमारी मदद करेगा। जैसे कि कोई कैंसर सेल आया या कोई वायरस आया तो ये उन चीज़ों को मार देगा। पर इस नेचुरल किलर सेल का स्ट्रक्चर पूछा गया तो इसके पास दो आर्म्स होती हैं। एक होती है इनहिबिटरी आर्म, जो इसको अपना यूजुअल काम करने से रोकती है, और एक होती है एक्टिवेटिंग आर्म, जो इसको अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दो तरीके के सिग्नल इसे मिल सकते हैं। एक सिग्नल वो जो इसे काम नहीं करने देगा और एक वो सिग्नल होगा जो इससे काम करवाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चलें कि हमारा अपना कोई सेल है जिसके अंदर अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई वायरस कोई कैंसर कुछ भी नहीं है, तो अपना जो सेल होता है वो हमेशा एक आईडी कार्ड लेके चलता है। उस आईडी कार्ड का नाम है MHC1। हमेशा याद रखना 1 क्या होता है, 1 होता है हमारा आधार कार्ड, हमारा आईडी कार्ड। तो इसका मतलब ये है कि जब जब एनके सेल को ऐसा सेल दिखेगा मेरी बॉडी में जिसके पास MHC1 है, वो जान जाएगा कि अच्छा ये आईडी कार्ड लेके चल रहा है तो ये तो अपना सेल है, अपने सेल को बिल्कुल भी मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो अपनी कौन सी आर्म आगे कर देगा, वो अपनी इनहिबिटरी आर्म आगे कर देगा। तो याद रखना इनहिबिटरी आर्म कब काम में आएगी, जब MHC1 दिखेगा, मतलब आईडी कार्ड दिखेगा। पर अब सोचो अगर इस सेल के अंदर किसी प्रकार का वायरस आ जाए या किसी प्रकार का कैंसर ग्रो करना शुरू हो जाए, तो ये क्या करते हैं, वायरस और कैंसर की एक प्रॉपर्टी है कि ये हमारे आईडी कार्ड को सबसे पहले हटा देते हैं। उनका एक काम क्या है कि वो आए हमारे सेल के अंदर घुसे और आईडी कार्ड को हटा दिया। अब अगर आईडी कार्ड दिखना बंद हो गया तो एनके सेल को समझ में ही नहीं आएगी कि ये अपना सेल है या नहीं। उसे आईडी कार्ड तो दिख ही नहीं रहा, आईडी कार्ड नहीं दिख रहा, तो वो अपनी एक्टिवेटिंग आर्म से इस सेल को मार देगा। तो एक्टिवेटिंग आर्म का क्या नाम है, NK, यानी कि NK सेल G2D। तो एक्टिवेटिंग आर्म जाएगा और एक्टिवेटिंग आर्म इसे मारने का काम करेगा। तो मेरे लिए अच्छा है ना, ये वायरस को मार देता है, कैंसर को मार देता है, तो मेरे लिए तो ये गॉड बराबर है। तो नेचुरल किलर सेल गॉड का काम करता है। G2D वो कौन सा आर्म है, वो एक्टिवेटिंग आर्म है। आई रिपीट, अपना सेल दिखा, वो आईडी कार्ड लेके आया तो उसे मत मारना, इनहिबिटरी आर्म आगे कर देना। दूसरा कोई सेल आया जिसमें वायरस या कैंसर है तो उसने तो आईडी कार्ड घुमा दिया है, तो उसको जरूर मारो। कौन सी आर्म के साथ, एक्टिवेटिंग आर्म के साथ। अब नेचुरल किलर सेल्स को अगर एक्टिवेट करना है तो कौन कौन से इंटरल्यूकिन की जरूरत पड़ेगी, दैट इज एक्टिवेटेड बाय इंटरल्यूकिन 2, 12 एंड 15। CD मार्कर्स पूछे जाएंगे तो नेचुरल किलर सेल के CD मार्कर्स हैं CD16, CD56 एंड एक नया क्वेश्चन आया है दैट इज CD94। एंड कैसे याद करेंगे, तो हम नेचुरल किलर सेल्स को, क्योंकि ये हमारे लिए इतना ज़रूरी है, वायरस और कैंसर को मारने का काम करता है, तो हम इसे बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। तो बाहुबली मतलब आप सोचो कैसे स्टैटिस्टिक्स होंगे, 16 इंच का बाइसेप होगा, साथ में एक फेमस मीम है जो सोशल मीडिया पे सबने देखा होगा, 56 इंच की चेस्ट, और अगर ऐसे स्टैट्स हैं तो 94 kgs का वेट तो बनता है। तो रिमेंबर 16 इंच बाइसेप, 56 इंच चेस्ट एंड 94 kgs वेट। तो ये बाहुबली वाले स्टैटिस्टिक्स 16, 56, 94 नेचुरल किलर सेल्स के लिए। इसके बाद जो दूसरे सेल्स आते हैं वो है हमारे टी सेल्स और बी सेल्स। तो एक एक करके इनके स्ट्रक्चर्स एंड CD मार्कर्स पढ़ लेते हैं। टी सेल्स के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक होता है टी सेल रिसेप्टर, जिसे हम लिखेंगे TCR, टी सेल रिसेप्टर। वो क्या काम करेगा, जो भी हमारी बॉडी में एंटीजन आएगा उसे रिसीव करने का, कोई बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट आया, कोई एंटीजन आया, उसे रिसीव करने के लिए टी सेल रिसेप्टर बनाया गया। 95% केसेस में ये टी सेल रिसेप्टर अल्फा बीटा चेन्स का बना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अल्फा बीटा। केवल 5% ऐसे सेल्स हैं टी सेल्स जिसमें गामा डेल्टा टी सेल्स पाए जाते हैं। गामा डेल्टा टी सेल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और GUT मतलब जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो GIT और GUT में 5% ऐसे सेल हैं जो गामा डेल्टा टी सेल रिसेप्टर वाले हैं, बाकी सारे जो 95% है वो अल्फा बीटा है। इसके अलावा टी सेल्स के पास कुछ ऐसे CD मार्कर्स भी होते हैं, और याद करने का तरीका रहेगा CD1 to 8, 28, या मतलब CD1 2 3 4 5 6 7 8
एंड 28, तो 1 to 8 28, जिसमें से पैन टी सेल मार्कर अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो होगा CD3, मतलब जो सारे टी सेल्स पे हमेशा मौजूद रहता है वो CD3 होता है, और जो सिग्नल आगे ले जाने का काम करता है, मतलब जब एंटीजन यहाँ पे आके जुड़ा तो आगे सिग्नल लेके कौन जाएगा, ये न्यूज आगे कौन फैलाएगा कि अच्छा एंटीजन आ चुका है, तो आगे सिग्नल ले जाने का जो काम होता है वो हमेशा CD3 ही करता है। तो प्लीज रिमेंबर CD3 जो होता है वो दोनों चीजों का आंसर है, पैन टी सेल मार्कर भी CD3 है और सिग्नल आगे ले जाने का काम भी CD3 करता है। इसके अलावा हमारे पास है CD4 सेल्स और CD8 सेल्स। CD4 वो सेल्स होते हैं जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, और CD8 का दूसरा नाम होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल। दोनों का रेशियो पूछा जाता है, CD4 अपॉन CD8 इज गोइंग टू बी 2:1। प्लीज एग्जाम में जाके इसे 1:2 मत करना, इतना याद रखना कि जो आपको टोटल है वो हमेशा 8, रूल ऑफ 8 फॉलो करना है। मतलब अगर आपने CD4 अपॉन CD8 यहाँ लिखा तो साथ में 2:1 ही फिट बैठ पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 2s are 8 एंड 8 1s are 8। अगर आपने बाय चांस 1:2 लिखा होता तो 4 into 1 8 नहीं बनता और 8 into 2 भी 8 नहीं बनता। तो आपको अगर 8 बनाना है तो इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, 4 2s are 8, 8 1s are 8। सो CD4 अपॉन CD8 इज 2:1। अब कौन सी वो कंडीशन है जिसमें न्यूमरेटर कम हो जाता है, CD4 काउंट कम हो जाता है, वो तो आई गेस सबको ऑलरेडी पता है, HIV एड्स में ऐसा होता है। और वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें CD4 काउंट बढ़ सकता है? इंक्रीज इन CD4 CD8 रेशियो हैज बीन नोटेड इन सार्कोइडोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सार्कोइडोसिस। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये टी सेल्स के लिए है, बट इनमें से प्लीज एज आई सेड एक होता है CD4 और एक होता है CD8। CD4 का क्या नाम है? हेल्पर टी सेल। CD8 का नाम है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये आगे जाके क्या बनाते हैं? तो CD4 मतलब टी हेल्पर सेल्स 3 प्रकार का होता है, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 एंड टी हेल्पर 17। टी हेल्पर 1 बनाता है इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन गामा। आई थिंक इंटरफेरॉन गामा, G फॉर ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन ऑलरेडी सबको पता है, ये तो हम इन्फ्लेमेशन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इंटरल्यूकिन 2 दो बहुत जरूरी काम करता है। एक तो ये TH1 को वापस जाके और ज्यादा एक्टिवेट करता है कि ठीक है अब आप और इंटरल्यूकिन 2 बनाओ, तो ये आपस में एक दूसरे को ही मोटिवेट करते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? टी हेल्पर 1 ने इंटरल्यूकिन 2 बनाया, इंटरल्यूकिन 2 ने वापस जाके उसी को प्रोत्साहन दिया कि अब आप और इंटरल्यूकिन 2 बनाओ, तो ये इनका एक आपस का एक सेटिंग हो रखा है, ठीक है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 2 और क्या करता है? अभी अभी हमने पढ़ा था नेचुरल किलर सेल्स को अगर स्टिम्युलेट करना है तो उसके लिए भी इंटरल्यूकिन 2 की जरूरत पड़ती है। तो इंटरल्यूकिन 2 के 2 काम, इसके अलावा इंटरफेरॉन गामा जो ग्रैन्युलोमा बनाता है। अब आता है टी हेल्पर 2 सेल। टी हेल्पर 2 सेल 3 चीजें रिलीज करता है, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 13, और ये तीनों चीजें एस्थमा में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंटरल्यूकिन 4 क्या करेगा? इंटरल्यूकिन 4 करता है आइसोटाइप स्विचिंग। शायद अभी आपको नहीं पता कि आइसोटाइप स्विचिंग क्या होता है, जो आप 15 मिनट में जान जाओगे। इंटरल्यूकिन 5 आप जानते हो ABCDE 5वां अल्फाबेट, तो ये कौन से सेल को एक्टिवेट करेगा या कौन से सेल को ये लेके आएगा? तो प्लीज रिमेंबर ये कराता है इओसिनोफिल एक्टिवेशन। दूसरा इंटरल्यूकिन 13 का क्या काम है? म्यूकस सिक्रीशन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों चीजें जो हैं ये एस्थमा में जरूर काम आती हैं। एस्थमा में आइसोटाइप स्विचिंग, इओसिनोफिल की जरूरत, और एस्थमा के स्प्यूटम में म्यूकस बनता है, तो ये तीनों एस्थमा में जरूर काम आएंगे। इसके अलावा टी हेल्पर 17 है जो इंटरल्यूकिन 17 बनाता है, 17 फॉर 17। तो ये सारे थे टी हेल्पर सेल्स जो होते हैं CD4। इसके अलावा होता है CD8 जिसका नाम है साइटोटॉक्सिक। साइटो मतलब सेल, टॉक्सिक मतलब मारना, सेल को मारने का काम करते हैं ये। और सेल को मारने के लिए कौन से 2 मैकेनिज्म्स हैं? तो किलिंग किस 2 प्रकार से होती है? मुझे किलिंग का एक पाथवे तो पता है जो चैप्टर 1 में पढ़ा था, अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस कराता है ये वो CD95 वाला फास्ट वाला अपोप्टोसिस पाथवे से। तो एक तरीके से ये CD8 का काम क्या है? जाओ और अगर कोई वायरस है, कोई कैंसर है, उसे मार दो। तो मारने का काम एक तो ये करता है अपोप्टोसिस। दूसरा इसके पास एक और पाथवे जिसका नाम है परफोरिन ग्रैंजाइम पाथवे। तो इन 2 तरीकों से ये किसी भी सेल को, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को आपके शरीर में मार सकता है। तो इन दोनों का रेशियो देखा जाए तो कितना होता है? हेल्पर और साइटोटॉक्सिक का रेशियो है 2:1, मतलब हेल्पिंग वाले सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं और ये मार पिटाई वाले सेल्स कम पाए जाते हैं।
अब टी सेल्स के बाद अगला सेल आता है बी सेल, जिसके अंदर हमने ये ड्रॉ करा, और जैसे टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर था, बी सेल के पास भी बी सेल रिसेप्टर है, बट ये दो एंटीबॉडीज हैं जिनका नाम है एम एंड डी। एक हो गया IgM और एक हो गया IgD। तो ये देखो, ये इनके पास शुरुआत से बाय बर्थ है। जो डिग्री पाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, वो डिग्री लेके बी सेल पैदा हुआ है। तो कितना ब्लेस्ड होगा बी सेल, है ना। MD डिग्री उसके पास शुरू से दी गई है। इसके अलावा भी इसके पास बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब इसे भगवान ने काफ़ी कुछ दे दिया। तो इसके अलावा इसके पास बहुत सारे CD मार्कर्स हैं। पहला CD मार्कर CD10। CD10 का दूसरा नाम होता है कैला। कैला का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ALL एंटीजन। कॉमन ALL एंटीजन CD10 को बोलते हैं। अब इसके बाद आपको सिर्फ डबल डबल करना है। CD10 के बाद डबल होता है 20। तो 20 की सीरीज में क्या क्या याद आ रहा है? 19, 20, 21, 22, 23। 20 का डबल होता है 40। तो बिल्कुल इसमें CD40 भी पॉजिटिव होता है। और 40 का डबल होता है 80। 80 से एक अंक आपको कम करना है, मतलब CD79A एंड 79B। तो आपने 80 की बजाय 79 के 2 नंबर ले लिए। तो लगभग याद करने का तरीका ये बैठा कि 10 का डबल 20, डबल 40, डबल 80 से पहले 79A एंड 79B। इसमें से पैन बी सेल मार्कर कौन सा होता है? CD19 है पैन बी सेल मार्कर, यानी कि ये सब तरीके के बी सेल्स पे मिलेगा। पर सिग्नल आगे ले जाने का काम कौन करता है? तो देखो, अगर यहाँ पे कोई एंटीजन आया, कोई बैक्टीरिया वायरस आया, तो वो कौन है जो आगे जाके बताएगा कि ओ ये बैक्टीरिया या वायरस आया है? तो यहाँ पे वो कौन बैठा है जो सिग्नल आगे लेके जाएगा? सिग्नल आगे ले जाने का काम करते हैं CD79A एंड 79B। तो CD79 है सिग्नल आगे ले जाने के लिए मॉलिक्यूल। कैसे याद करें? तो पैन बी सेल मार्कर क्या पड़ा था? पैन बी सेल पड़ा था 19। पर सिग्नल आगे लेके जाना है तो एरो बना दो। सिग्नल आगे लेके जाना है तो क्या मार्कर बन जाएगा? 79। पैन था 19, सिग्नल आगे ले जाने के लिए 79। बट टी सेल में ऐसा नहीं था, सिग्नल और पैन दोनों ही CD3 काम कर देता था। यहाँ पे 19 एंड 17 आपको याद करना है, 19 एंड 79। उसके बाद अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन। जब एप्स्टीन बार वायरस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है तो वो भी बी सेल के अंदर ही जाता है। तो बी सेल के कौन से रिसेप्टर के थ्रू अंदर जाता है? CD21CR2 के थ्रू एप्स्टीन बार वायरस बी सेल्स के अंदर जाने का काम करता है। अब ये सारे बी सेल और टी सेल खत्म हो गए। इसके अंदर आपको ये जानना है कि ये बी और टी सेल आपस में काम कैसे करते हैं, ये आपस में इंटरैक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये एक बी सेल है और ये एक एंटीजन आया और बी सेल के पास कौन सी डिग्री शुरुआत से है? MD डिग्री उसके पास शुरुआत से है, ऑलरेडी है ना। तो जिसके लिए हम बहुत जेलस भी हैं इससे। तो जब एंटीजन आया तो इस MD डिग्री ने उठाया और MD डिग्री ने कहा चलो आगे जाके टी सेल को दे देते हैं। ऐसा क्यों करा? MD डिग्री था मैम, वो एंटीजन को मारता, काम खत्म कर देता। पर ऐसा नहीं है ना, जिसके पास जो होता है उससे ज्यादा पाने की इच्छा हमेशा रहती है। तो अगर इसके पास MD डिग्री थी तो इसे अब बाकी सारी एंटीबॉडीज भी जाननी है। वो चाहता है कि मेरे पास केवल IgM और IgD ना रहे, मेरे पास अब दुनिया की सारी एंटीबॉडीज आ जाए। IgG, IgA, IgM, DE, GAMD, सारी एंटीबॉडीज मेरे पास आ जाए। और इस चेंज को पाने के लिए उसने क्या करा? बी सेल ने एंटीजन को उठाया, ये येलो कलर वाला, इस एंटीजन को उठा के उसने अपने भाई को दे दिया जो कि है टी सेल। पर सिंपल सिर्फ एंटीजन उठा के अगले सेल में पहुंचा देने तक से ये चेंज नहीं होने वाला, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। MD से आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो थोड़ी और मेहनत लगेगी। तो इन दोनों को आपस में बात कराने के लिए एक और चीज लगेगी जिसका नाम है CD40। बी सेल के ऊपर होता है CD40 रिसेप्टर और टी सेल के ऊपर होता है CD40 लाइगेंड। प्लीज आपस में से कंफ्यूज मत करना कि किसके ऊपर रिसेप्टर किसके ऊपर लाइगेंड। CD40 रिसेप्टर, जैसे आप रिसेप्टर लिखते हो वैसे ही आप बी सेल लिखते हो। तो रिसेप्टर किसके ऊपर है? बी सेल के ऊपर। और जैसे आप लाइगेंड लिखते हो वैसे ही आप टी सेल लिखते हो। तो CD40 लाइगेंड टी सेल के ऊपर है। तो इन दोनों के बीच में भी बात होना बहुत जरूरी है। एक तो आपने एंटीजन पहुंचा दिया, दूसरा 40-40 की बात करा दी। अब ये टी सेल क्या करेगा? ये बनाएगा T हेल्पर 2।
अभी अभी हमने पढ़ा था टी हेल्पर 2 इंटरल्यूकिन 4 बनाता है। इंटरल्यूकिन 4 फाइनली जाके क्या करता है, वो चेंज कराता है ये एमडी डिग्री से गैमडी एंटीबॉडीज। तो क्या हम ये कह सकते हैं इस प्रोसेस को आइसोटाइप स्विचिंग, एमडी डिग्री से गैमडी सारी एंटीबॉडीज बना देने को कहते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। तो आइसोटाइप स्विचिंग को सिंपल कह सकते हैं, डिग्री चेंज करिए। डिग्री चेंज करने के लिए कौन सा सीडी मार्कर लगता है, 40, और कौन सा इंटरल्यूकिन लगता है, 4। तो सिंपल चेंज करना है तो 4 40, ये याद रख लो। आज का स्लाइड खत्म। सो रिमेंबर, अगर डिग्री चेंज करनी है, एंटीबॉडी चेंज करनी है, तो एक आप करोगे 4 मतलब इंटरल्यूकिन 4, और एक आप करोगे 40 तो मतलब CD 40। अब इसके बाद पढ़ने के लिए हमें एक ओवरऑल व्यू देख लेना है कि जब भी हमारी बॉडी में किसी टाइप का एंटीजन आता है तो वो जो एंटीजन है वो सबसे पहले कौन सा सेल उठाएगा। और ये ओवरव्यू आपको बहुत काम आएगा जब आप आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कोई भी एंटीजन आएगा तो आपकी बॉडी में वो पहला सेल जो उसे रिसीव करता है वो होता है APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब ये अगर एंटीजन था तो ये एंटीजन अब यहाँ पर आ चुका है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 2 टाइप के होते हैं। एक बोला जाता है प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो केवल यही काम करता है, और एक होता है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में 3 आते हैं, DBM, डी मतलब डेंड्रिटिक सेल्स, डी मतलब डेंड्रिटिक सेल, बी हो गया बी सेल, और एम हो गया मैक्रोफाज। तो ये 3 यही काम करते हैं। इनका मेन प्रोफेशन क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम है वो एंटीजन उठाएगा। इसके अलावा 2-3 और होते हैं जिनका नाम है नॉन प्रोफेशनल, मतलब जो पार्ट टाइम ऐसा काम कर लेते हैं। क्या क्या आते हैं, एपिथेलियल सेल, एंडोथेलियल सेल और फाइब्रोब्लास्ट। दोबारा पढ़ते हैं, थाइमिक एपिथेलियल सेल, फिर एंडोथेलियल सेल, एंड उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट। तो रिमेंबर, प्रोफेशनल वर्सेस नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का काम ये है कि एंटीजन को उठाओ, पर उठाना काम नहीं था, उनका नाम था एंटीजन प्रेजेंटिंग। तो उनका काम है कि एंटीजन को आगे कहीं पहुंचा दो। तो वो बहुत अच्छे से अपने ऊपर एंटीजन को रख के कहीं और प्रेजेंट करते हैं। तो वो कहाँ पे, ये देखो इस सेल पे एक चीज, एक जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले आप एक ट्रे में पानी का ग्लास रखते हो। आप पानी का ग्लास कभी भी उनके सामने जाके कहीं भी टेबल पर नहीं रख दोगे। आप अगर उन्हें ट्रीट करना चाहते हो तो आप एक प्लेट में, एक ट्रे में पानी का ग्लास रखोगे और फिर जाके उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करोगे। तो सेम यही करा है। इस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने एक ट्रे निकाली, प्लेट निकाली, उस पे एंटीजन को रखा। इस प्लेट का नाम है MHC, और जाके फिर ये जो एंटीजन था वो किसे पकड़ा दिया, T सेल को पकड़ा दिया, और बाकी की कहानी तो चलती जाएगी, T सेल, B सेल, एंटीबॉडी। तो अभी हमें जो पकड़ना है ये है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल 2 टाइप के होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिए, पर इसके ऊपर जो ये ट्रे होती है इसका क्या नाम है, MHC। तो MHC क्या है और वो किस प्रकार से एंटीजन को आगे T सेल तक पहुंचाता है। तो MHC का जो फुल फॉर्म होता है वो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC। और इसे कौन से जीन के थ्रू बनाया जाता है, HLA जीन से बनाया जाता है। HLA जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 6p पे, क्रोमोसोम 6 के छोटे वाले आर्म पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक HLA जीन यहाँ बना के देखते हैं। हमने HLA जीन को बनाया, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं HLA जीन 1, साइड पे है HLA जीन 2, और सेंटर में होता है HLA जीन 3। सो रिमेंबर, HLA जीन के टोटल 3 पार्ट, 1, 3, 2। 1 को फिर से हमने डिवाइड करा 3 पार्ट्स में, A, B, C। इसके बाद अगला अक्षर आता है D। तो 2 को हमने डिवाइड करा DP, DQ, DR। तो HLA 1 में आते हैं HLA ABC, HLA 2 में आते हैं HLA DP, DQ, DR, HLA 3 में और कुछ नहीं आता। तो ये जो जीन है ये क्या बनाते हैं मैम, जो HLA 1 जीन है, तो कॉमन सेंस मुझे ये बताएगी कि HLA 1 जीन से बनेगा कौन सा प्रोटीन, MHC1 प्रोटीन बनेगा। ओके, HLA 2 जीन से क्या बनना चाहिए, अगर कॉमन सेंस लगाएं तो इससे भी बनेगा MHC2 प्रोटीन। तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं था। क्वेश्चन ट्विस्ट होता है यहाँ पे कि जो HLA जीन 3 है वो क्या बनाता है, क्योंकि MHC3 नाम का तो कोई एंटिटी होता ही नहीं। HLA जीन 3 से बनता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन स्पेशली वो जो शुरुआत में यूज होते हैं, C2, C4। इसके अलावा बनता है हीट शॉक प्रोटीन एंड TNF अल्फा। ये सारी चीजें बनेंगी HLA जीन 3 से, मतलब HLA जीन 3 MHC3 नहीं बनाता, MHC3 होता ही नहीं। अब हमें डिफरेंस पढ़ना है इन दोनों के बीच में, MHC1 एंड MHC2। तो ये बायोकेमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन MHC1 एंड MHC2। पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। MHC1 में आपको क्लॉकवाइज जाना है, जैसे घड़ी का कांटा मूव करता है बिल्कुल वैसे चलोगे। मतलब सबसे पहले आएगा अल्फा 1 चेन, फिर क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में जाना
बनाना है, फिर आएगा यहाँ पे अल्फा 2 चेन, फिर आएगा यहाँ पे अल्फा 3 चेन। अब जो बचा, जो ये अलग सा दिखने वाला है, इसे बोला जाता है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। सो प्लीज रिमेंबर MHC1 में आता है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। वेयर MHC2 में आपको बिल्कुल दो सीधी लाइंस की तरह चलना है, ऊपर नीचे, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 ऊपर नीचे लिखा, बीटा 1 बीटा 2 ऊपर नीचे लिखा। तो अब एक बार अगर हम वापस जाके देखें तो हम ये जानेंगे कि ये जो MHC चाहे 1 बोलो या 2 बोलो, ये होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के ऊपर अब अगर MHC1 होगा या MHC2 होगा, मैम दोनों का काम वही है कि वो एक ट्रे है जिसके ऊपर आपको पानी का ग्लास रखना है, मतलब आपको एंटीजन रखना है। तो एंटीजन कहाँ रखो, यहाँ पर अगर MHC1 है वो ट्रे, तो एंटीजन येलो कलर वाला कहाँ रखेंगे, एट द जंक्शन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग क्लेफ्ट इज जंक्शन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2। और अगर MHC2 है और एंटीजन यहाँ रखा तो इट इज एट द जंक्शन ऑफ अल्फा 1 बीटा 1। एग्जाम में जाके इतना तो टाइम ही नहीं होता कि आप लॉजिक लगा सको, तो याद करने का तरीका बहुत सिंपल है कि MHC1 में पहला अक्षर होता है ए अल्फा, तो आप सिर्फ अल्फा अल्फा के बीच में एंटीजन रख सकते हो, अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। बट MHC2 में आप पहला अक्षर भी यूज करोगे, दूसरा अक्षर भी यूज करोगे, पहला अक्षर हो गया ए, दूसरा हो गया बी, तो इसमें जो जंक्शन बनेगा वो अल्फा 1 बीटा 1 बनेगा। अब ये होता है, ये वाली जो ट्रेज हैं ये कौन से वाले सेल्स पे प्रेजेंट है, तो MHC1 इज प्रेजेंट ऑन विच सेल, ये ट्रे किसके हाथों में प्रेजेंट है, तो ये होती है सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर, पहली चीज, और साथ में ये होती है प्लेटलेट्स के ऊपर। मतलब अगर सिंपल शब्दों में पूछा जाए कि क्या RBC के पास MHC1 है, तो नहीं है, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है उसके पास MHC1 नहीं है। स्पर्म के पास MHC1 है, बिल्कुल भी नहीं है। सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स के पास है, प्लेटलेट्स के पास है, RBC के पास नहीं है, स्पर्म के पास नहीं है। वेयर इज MHC2 किसके पास प्रेजेंट है, जितने भी अभी हमने प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पढ़े थे सबके पास MHC2 है। तो ये ट्रे होती कहाँ पे है ये तो आपने पढ़ लिया, पर ये ट्रे आगे जाके कौन से वाले टी सेल को एंटीजन देगी, क्योंकि मुझे पता है दो प्रकार के टी सेल हैं, CD4 और CD8। तो याद रखना कि जो MHC1 होता है वो जाके कौन से सेल को पकड़ाएगा एंटीजन, वो CD8 को देके आता है, और MHC2 जो है वो CD4 टी सेल को देके आता है। जब एग्जाम में कंफ्यूजन होगा तो प्लीज अपना रूल ऑफ 8 याद रखना, मतलब MHC1 के साथ 1 8 ज़र 8 बनेगा, है ना, और MHC2 के साथ 4 2 ज़र 8 बनेगा। तो जब भी कंफ्यूजन हो कि MHC1 किसको एंटीजन पकड़ाता है तो 1 8 ज़र 8, MHC2 किसको एंटीजन पकड़ाता है 4 2 ज़र 8। तो रूल ऑफ 8 इम्यूनोलॉजी में बहुत जरूरी है। MHC पढ़ने के बाद अब आपको समझ आ जाएगा कि एंटीजन आया था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उठाया, उसे एक ट्रे पे रखा, और ट्रे आगे जाके किसको पकड़ा दिया, टी सेल को पकड़ा दिया। बाकी की कहानी आप जानते हो, क्योंकि टी और बी सेल आपस में काम करके बहुत सारी एंटीबॉडीज बना देंगे, जिसका नाम होता है आइसोटाइप स्विचिंग। जितने भी कॉमन चीजें आपने पढ़ ली, अब जो हम अगले रिएक्शंस और अगले टॉपिक के ऊपर चलेंगे उसका नाम होगा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं, बट पहले हम जानेंगे फर्स्ट 4 टाइप्स, क्योंकि वो ज़्यादा कॉमन है और आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी उसी पे आते हैं। तो टाइप 1 टू टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के कुछ नाम हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जिन्हें याद करने के लिए हम याद करेंगे निमोनिक एसिड। मतलब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो एलर्जी और एनाफाइलैक्सिस के बारे में बताता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो होता है वो साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी माना जाता है, जिसमें सेल्स को मारा जाएगा, साइटोटॉक्सिक। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी कुछ समय बाद शुरू होता है, जिसे बोलते हैं डिलेड टाइप। सो याद रखना, एनाफाइलैक्सिस, साइटोटॉक्सिक, इम्यून कॉम्प्लेक्स और डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी पहली 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। इन्हें याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स हैं दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, इसे क्या बोल रहे थे, ए से क्या था, एनाफाइलैक्सिस टाइप। तो इसके लिए आप फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ते हो, ABCD पढ़ते हो। तो सबसे पहले ए से जितनी भी एलर्जी वाली चीजें आपने आज तक सुनी है, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस, वो सब इसमें आएंगी। साथ में ए फॉर एटोपी। एटोपी क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि कुछ एलर्जीज हैं जो फैमिली मेंबर्स को होती हैं, कि फादर को भी फूड एलर्जी थी और वही एग एलर्जी, फूड एलर्जी बेटी को भी है। तो एलर्जी जिसके साथ कुछ जेनेटिक डिटर्मिनेंट हो उसे बोला जाता है एटोपी। तो कौन से क्रोमोसोम में दिक्कत होने की वजह से ऐसा देखा जाएगा फैमिली में, तो एटोपी में अगर 5 अक्षर हैं तो हमने क्रोमोसोम बनाया क्रोमोसोम नंबर 5।
ए के बाद बी से आता है ब्रोंकियल एस्थमा जो कि एक प्रकार का एलर्जी माना जाता है। सी से आता है कैसोनी टेस्ट हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए किया जाता था, एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसिस के लिए। और डी से होता है ड्रग्स। प्लीज रिमेंबर ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन कभी भी आप मरीज को सिंगल शॉट में इंजेक्शन नहीं देते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि क्या उसको किसी प्रकार की एलर्जी तो नहीं है पेनिसिलिन से। तो पहले हमेशा एक टेस्ट डोज देना, अगर वो सहन कर गया मरीज तो आप फुल डोज पेनिसिलिन दोगे। तो ABCD आप याद रखोगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। कुछ बुक्स में 2 और रिएक्शंस दी गए हैं जिनका नाम है पीके रिएक्शन एंड थियोबोल्ड स्मिथ फिनोमेना। ये आज की डेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इन्हें कहीं अपनी रिमोट मेमोरी में रख लो कि हाँ अगर इन पे सवाल आया तो ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप 1 के बाद एनाफाइलैक्सिस के बाद दूसरा आता है टाइप 2 जिसे बोला जाता है साइटोटॉक्सिक। और टाइप 2 के लिए निमोनिक आएगा माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई मतलब माई फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। माई ब्लड जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं, जैसे A ब्लड ग्रुप वाले को B चढ़ गया तो कोई AB का मिसमैच हो गया, या किसी को फीवर आ रहा है, तो जितने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शंस हैं वो इसमें आएंगे। माई ब्लड ग्रुप GR से आप याद रखोगे ग्रेव्स डिजीज, और G से एक और चीज जो कि है गुड पैस्चर सिंड्रोम। माई ब्लड ग्रुप इज तो जितनी भी इम्यून वाली चीजें हैं, इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, तो RH से आता है जितनी भी RH वाली चीजें। एक तो हो गया RHD रूमेटिक हार्ट डिजीज, एक है RH इनकम्पैटिबिलिटी। अगर कोई नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप है, आपने उसे पॉजिटिव का ब्लड दे दिया गलती से, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी या किसी भी प्रकार की ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आएगा। एंड पॉजिटिव में 2 चीजें, एक होता है पेम्फिगस जो कि स्किन का बुल्लस डिसऑर्डर है, एंड दूसरा हो गया पर्नीशियस अनीमिया। पर्नीशियस अनीमिया मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया है जिसमें B12 की डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होगा। अब आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का निमोनिक होता है शार्प। शार्प मतलब SHARP। तो S से सबसे पहले 3 चीजें आती हैं। एक तो हो गया हमारा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, दूसरा हो गया सीरम सिकनेस, तीसरा हो गया शिक टेस्ट। शिक टेस्ट आप कहाँ पढ़ोगे? जब माइक्रोबायोलॉजी में जाके कोराइनी बैक्टीरियम डिफ्थीरिया पढ़ोगे तब शिक टेस्ट आएगा। वो सी डिफ्थीरिया के लिए एक स्किन टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है शिक टेस्ट। तो SLE सीरम सिकनेस और शिक टेस्ट। S के बाद H से क्या आता है? इसमें आता है हेनॉक शॉनलाइन पर्प्यूरा। अगर आपको याद होगा तो ये वो IgA वाला वैस्कुलाइटिस था जो ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है। तो इसके बारे में आपने वैस्कुलाइटिस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ा हुआ है, और अगर अभी नहीं पढ़ा तो कुछ समय बाद आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ लोगे। HSP बच्चों का वैस्कुलाइटिस है, IgA एंटीबॉडी की वजह से होता है। अगला निमोनिक है A है आर्थस रिएक्शन। मतलब अभी तक हम क्या पढ़े? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता था? इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिजीज है जो बॉडी में कहीं भी दिखाई दे सकती है। बट आर्थस रिएक्शन होता है कि वही इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिजीज अगर सिर्फ एक जगह दिखाई दे, शरीर में एक जगह, जैसे कि स्किन पर एक जगह दिखाई दे, तो लोकलाइज्ड इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज को बोला जाता है आर्थस रिएक्शन। R फॉर राजीज ऐसे, जो आज की डेट में ज्यादा होता नहीं, बस आपको जानना है। R ऑल्सो फॉर रिएक्टिव आर्थराइटिस। फाइनली कम्स P जिनका नाम आपने पक्का सुना है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसके अंदर मरीज को कोला कलर यूरिन होता है। और दूसरा हो गया पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। तो ये जितने भी शार्प निमोनिक हैं ये सब आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज टाइप 4 जो कुछ समय बाद शुरू होता है, डिलेड टाइप। इसमें सारे ग्रैन्युलोमाज आएंगे, चाहे टीबी का ग्रैन्युलोमा हो, सार्कोइडोसिस का ग्रैन्युलोमा हो, लेप्रेसी का ग्रैन्युलोमा हो, सारे ग्रैन्युलोमाज इसी के अंदर आते हैं। और इन्हीं ग्रैन्युलोमा से मिलते जुलते जो इनके स्किन टेस्ट होते हैं, मतलब मॉन्टूस टेस्ट कौन से ग्रैन्युलोमेटिस डिजीज का स्किन टेस्ट है? टीबी का। लेप्रेमिन टेस्ट कौन सी ग्रैन्युलोमेटिस डिजीज का स्किन टेस्ट है? लेप्रेसी का। तो जितने ग्रैन्युलोमा और उससे मिलते हुए स्किन टेस्ट हैं वो इसमें आएंगे। अच्छा बताओ, ग्रैन्युलोमा अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में मिल रहा है तो कौन सी डिजीज होगी? क्रॉन्स डिजीज में भी ग्रैन्युलोमा दिखता है तो वो भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी हो गया। ब्रेन में मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है। तो पहली चीज ये पढ़ने से पहले अगर यहाँ पे एलर्जिक डर्मेटाइटिस लिखा होता तो एलर्जी हम सीधा सीधा कहाँ जाके लगाते? टाइप 1 में।
बट अगर एग्जामिनर ने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बोला है तो मतलब किसी चीज़ का स्किन से कॉन्टैक्ट होने के कारण ये डिजीज़ हो रही है। तो वर्ल्ड वाइड वो कौन सी चीज़ है जिसके कॉन्टैक्ट से होता है? वो एक प्लांट है जिसका नाम है पॉइजन आइवी। मोस्ट कॉमन कॉज वर्ल्ड वाइड इज पॉइजन आइवी प्लांट। तो जो यूएस में ज़्यादातर लोगों को शौक होता है ट्रैक पे जाने का, हाइक पे जाने का, तो उनके दोनों तरफ ये जो प्लांट होता है इसको टच करने की वजह से उन्हें कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। पर इंडिया में ये इन सब चीज़ों की वजह से नहीं होता है। इंडिया में कुछ अलग ही चल रहा है, मतलब डिटर्जेंट यूज़, क्योंकि हमारे पास डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन्स कम होती हैं, हम अपने बर्तन और अपने कपड़े अपने हाथ से धोते हैं, तो डिटर्जेंट हाथों पे लगने की वजह से ये डिजीज़ ज़्यादा देखी जाती है। साथ ही साथ काफ़ी फीमेल्स हैं जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक रखती हैं, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्किन को काफ़ी नुकसान हो सकता है। उनमें से कुछ मेटल्स हैं निकल, कैडमियम, जो स्किन के साथ कॉन्टैक्ट होने पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कराएंगे। तो इंडिया में डिटर्जेंट और ज्वेलरी, और वर्ल्ड वाइड हो जाएगा पॉइजन आइवी। ये थे हमारे 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। बट अब एक नया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आया जो कि है टाइप 5, जिसमें एंटीबॉडीज जब सेल्यूलर रिसेप्टर के अगेंस्ट जाती हैं तो उस हाइपर सेंसिटिविटी को टाइप 5 बोला गया। आई गिव यू सम एग्जांपल्स। 2 डिजीजेस अभी पड़ी थी, मायस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज। दोनों कहाँ पड़ी थी? मायस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिजीज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। माय वाज मायस्थीनिया ग्रेविस, माय ब्लड ग्रुप फॉर ग्रेव्स डिजीज। तो ये दोनों हमने टाइप 2 में पढ़ी थी। इनमें होता क्या है? मायस्थीनिया ग्रेविस में एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं? एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती हैं। ग्रेव्स डिजीज में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है? टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है। तो जब भी एंटीबॉडी किसी रिसेप्टर के अगेंस्ट बन रही है तो इन्होंने कहा उसे ना टाइप 2 मत बोलो, उससे बेहतर ये रहेगा उसे एक नया हाइपर सेंसिटिविटी बना दो जो कि है टाइप 5। तो इन दोनों के लिए अगर क्वेश्चन आया कि ये दोनों कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, बेस्ट आंसर होगा 5। यदि 5 ऑप्शंस में नहीं है तो आप क्या मार्क करोगे? टाइप 2। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो रिगार्डिंग हाइपर सेंसिटिविटी। बट कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में भी जानना जरूरी है। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा था SLE, कहाँ पढ़ा था? शार्प निमोनिक में। तो ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ा था, बट असल में ये 2 और 3 हाइपर सेंसिटिविटी का मिक्सचर होता है। और कैसे याद करोगे? जैसे SLE लिखा, अगर S को उल्टा करा तो ये 2 की तरह लगता है, और E को उल्टा करा तो ये 3 की तरह लगता है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है? 2 और 3 का। उसके बाद रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इन दोनों में 3 और 4 का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। तभी मैंने पहले ही SLE के लिए निमोनिक दे दिया कि कंफ्यूजन ना हो। SLE में 2 और 3 का कॉम्बो देखा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में 3 और 4 का कॉम्बिनेशन देखा जाता है। अब आता है जो आखिरी टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो अभी के लिए सिर्फ रट लो, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन 3 टाइप का होता है। हाइपर अक्यूट वाला जो होता है वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। क्रॉनिक वाला जो होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, और इन दोनों के बीच में जो अक्यूट पड़ा है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हाइपर अक्यूट हो गया 2, क्रॉनिक हो गया 4, और बीच में जो आया अक्यूट वो हो गया 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। ये आप अगले आधे घंटे में जान जाओगे बिकॉज दिस इज अ सेपरेट टॉपिक। ये पढ़ने के बाद, सारी हाइपर सेंसिटिविटीज होने के बाद, जो अगला टॉपिक आपको जाना है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिजीजेस होंगे जिसमें हम अपने शरीर को खुद ही मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो एक ये सेल्फ डेथ के बराबर माना जाता है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पे क्वेश्चन आता है। एक है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, दूसरा हो जाता है जॉगरेन सिंड्रोम। जॉगरेन सिंड्रोम को कैसे याद करते हैं? जॉगरेन सिंड्रोम में 2 चीजें बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। एक होता है मरीज का ड्राई माउथ, और एक होता है ड्राई आईज, क्योंकि इसमें ड्राई माउथ मतलब सलाइवरी ग्लैंड में दिक्कत है और ड्राई आई मतलब लक्राइमल ग्लैंड में दिक्कत है। और अगली जो चीज होती है वो है स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा मुझे नाम से पता लग रहा है कि ये कुछ डर्मा का प्रॉब्लम है, डर्मा स्किन में स्क्लेरोसिस हो रहा है, सो ये पाया जाता है। तो अब इनकी एंटीबॉडीज देख लेते हैं। SLE में सबसे सेंसिटिव एंटीबॉडी जो होती है दैट इज ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। बट सबसे स्पेसिफिक जो एंटीबॉडी पाई जाती है दैट इज ASA, एंटी स्मिथ एंटीबॉडी। बट अगर एग्जामिनर ने पूछा दोनों एक ही चीज में मुझे बता दो, डबल बेनिफिट वाली एंटीबॉडी बता दो, बोथ सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक, तो डबल बेनिफिट वाली जो एंटीबॉडी होगी उसका नाम भी डबल है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी। अगर बच्चे में ल्यूपस नेफ्राइटिस या बच्चे में ल्यूपस हो जाए, SLE हो जाए, तो बच्चा क्या करता है? नियोनेट रोता है। तो नियोनेटल ल्यूपस किसकी वजह से होगी? एंटी रो एंटीबॉडी की वजह से होगी। रो से हम याद कर लेंगे रोना। अगर SLE में साइकोसिस हो गया तो साइकोसिस के साथ आप याद रखोगे कुछ तो P होगा, मतलब एंटी राइबोसोमल P एंटीबॉडी की वजह से साइकोसिस होता है।
अच्छा, अगर ये SLE जो है वो किसी ड्रग की वजह से हो रहा है, तो ये हम लिखने नहीं वाले, पर ये ड्रग्स आप जरूर पढ़ते हो व्हेन यू गो टू फार्माकोलॉजी। तो जल्दी से मुझे सिर्फ नाम बता दो, लिखेंगे नहीं क्योंकि फार्मा में पढ़ा है। कौन कौन सी ड्रग से हो सकता है? सल्फोनामाइड्स, हाइड्रैलेजीन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड, डैप्सोन। रिपीटिंग, सल्फोनामाइड, हाइड्रैलेजीन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड एंड डैप्सोन। इनकी वजह से SLE जैसा कुछ बन सकता है। तो ये ड्रग्स जाके कौन सी एंटीबॉडी बनाते हैं? एंटी हिस्टोन एंटीबॉडी। जल्दी से अगर हम रिवीजन करें फटाफट, तो सबसे सेंसिटिव ANA, स्पेसिफिक एंटी स्मिथ, दोनों बेनिफिट एंटी DSDNA, नियोनेट रोएगा तो एंटी रो, साइकोसिस के लिए एंटी राइबोसोमल P एंड ड्रग इंड्यूस्ड एंटी हिस्टोन। अब आता है जॉगरन सिंड्रोम के ऊपर। तो जॉगरन सिंड्रोम में आता है S और S। तो जो दो एंटीबॉडीज इसमें बनती हैं वो होती हैं एंटी SSA एंड एंटी SSB। एंटी SSA का नाम होता है एंटी रो एंटीबॉडी और SSB का नाम होता है ला एंटीबॉडी। तो रो ला से हो जाएगा ड्राई आइज, ड्राई माउथ। सबसे सेंसिटिव होता है रो, क्योंकि रोना क्या होता है? रोना सेंसिटिव माना जाता है। तो रोना होगा सेंसिटिव वाला एंटीबॉडी एंड ला बन जाएगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी। तो यदि एग्जामिनर SSA SSB लिखे या रो ला लिखे, उसका मतलब सेम है। रो मतलब सेंसिटिव, ला मतलब स्पेसिफिक। जो आखिरी डिजीज आपको पढ़नी है वो है स्क्लेरोडर्मा, जिसमें स्किन का स्क्लेरोसिस हो रहा है। तो दो प्रकार के स्क्लेरोडर्मा होते हैं। कौन से होते हैं स्क्लेरोडर्मा? एक होता है, हम इसे ऊपर पढ़ लेते हैं, एक होता है लिमिटेड और एक होता है डिफ्यूज। लिमिटेड यानी कि वो स्क्लेरोडर्मा जिसमें स्किन का डर्मा, स्किन का कुछ भाग ही इन्वॉल्व होगा, और डिफ्यूज मतलब वो स्क्लेरोडर्मा जिसमें लगभग पूरे शरीर की स्किन इन्वॉल्व होगी। तो लिमिटेड वाले की एंटीबॉडी होती है एंटी सेंट्रोमेरिक। याद करने का तरीका ये रहेगा कि लिमिटेड मतलब एक जगह केंद्रित, एक जगह सेंटर्ड। तो कौन सी वाली एंटीबॉडी? एंटी सेंट्रोमेरिक। और डिफ्यूज मतलब टोटल बॉडी इन्वॉल्व हो गई मैम। टोटल मतलब टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी। लिमिटेड मतलब एक जगह केंद्रित, एक जगह सेंटर्ड, एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी। डिफ्यूज मतलब टोटल बॉडी इन्वॉल्व हो गई, टोटल के लिए टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी। इसमें से ये जो टोपो आइसोमरेज एंटीबॉडी है ये सबसे स्पेसिफिक मानी जाती है, क्योंकि अगर आप इसका नाम देखो दूसरा, इसका जो दूसरा नाम है वो है एंटी SCL70। SCL मतलब डिजीज का नाम, टोपो आइसोमरेज का दूसरा नाम है SCL स्क्लेरोडर्मा 70। तो जिसके नाम में ही स्क्लेरोडर्मा है वो डेफिनेटली स्पेसिफिक होगी। तो आधे टेबल का जल्दी से रिवीजन कर लो। जॉगरन सिंड्रोम की एंटीबॉडी थी SSA, SSB, रो एंड ला। स्क्लेरोडर्मा में लिमिटेड की एंटीबॉडी एंटी सेंट्रोमेरिक और डिफ्यूज की एंटीबॉडी है एंटी टोपो आइसोमरेज। अब ये जानने के बाद अगर आपको इस एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के पैटर्न्स देखने हो, तो सबसे पहले मुझे अगर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के पैटर्न्स देखने हैं तो मैं एक टेक्निक यूज करूंगी, वो होगी इम्यूनोफ्लोरेसेंस, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ग्रीन ग्रीन कलर की इम्यूनोफ्लोरेसेंस है और 5 पैटर्न्स मुझे दिख सकते हैं जिसके लिए एक निमोनिक बनाया गया है, हैपन्स। थोड़ी सी स्पेलिंग अलग है बट काम जरूर आ जाएगी। तो हैपन्स मतलब आपको देखना है कि जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे ग्रीन कलर है वो कितना और कहाँ आया है। जैसा जैसा नाम वैसा वैसा फोटो। होमोजीनस में क्या दिखेगा? पूरा न्यूक्लियस ग्रीन दिखेगा। तो होमोजीनस में मुझे पूरा न्यूक्लियस ग्रीन दिखेगा। पहला H फॉर होमोजीनस पैटर्न। दूसरा होता है पेरिफेरल या रिम पैटर्न, मतलब उसमें जो मुझे पेरिफेरी है अगर ध्यान से देखो तो पेरिफेरी ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रही है। अगला होगा न्यूक्लियोलर पैटर्न, जिसमें सिर्फ एक डॉट दिखाई देगा। तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे एक एक डॉट अलग अलग सेल में दिखाई दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोलर पैटर्न। अगला आता है स्पेकल्ड। स्पेकल्ड यानी कि बहुत सारे ऐसे, हर न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डॉट। तो एक बार जूम इन करके देख लो, ये होता है स्पेकल्ड पैटर्न। हर न्यूक्लियस के अंदर आपको छोटे छोटे डॉट दिखाई देंगे। तो स्पेकल्ड पैटर्न एक्चुअली सबसे कॉमन पैटर्न है जो ज्यादातर एंटीबॉडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में देखा जाता है, और इस वजह से ये बिल्कुल ही नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि हर चीज, हर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो दिखेगा वो स्पेसिफिक पैटर्न तो हो ही नहीं सकता। फाइनली जो आखिरी है वो है सेंट्रोमेरिक, जो मुझे याद दिलाता है क्रोमोसोम की, क्योंकि उसमें मुझे अलग अलग क्रोमोसोम्स दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सेंट्रोमेरिक। तो अगर ड्रॉ करें तो होमोजीनस में पूरा ग्रीन हो रहा था, पेरिफेरी में पेरिफेरी ग्रीन हो रहा था, न्यूक्लियोलर में डॉट बन रहा था, स्पेकल्ड में बहुत सारे डॉट बन रहे थे, और सेंट्रोमेरिक में ऐसे क्रोमोसोम्स बन रहे थे। अब ये वाली फोटो नीट PG में पूछी गई थी और FMG में भी पूछी गई थी। तो यदि आपको सिर्फ इतनी फोटो दी जाती जिसमें सिर्फ डॉट 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 दिख रहा है, तो मेरी तरफ से आंसर होता स्पेकल्ड। बट अगर आपको पूरी फोटो दी गई जिसमें क्रोमोसोम्स भी दिख रहे हैं, तो फिर आंसर बन जाता है सेंट्रोमेरिक।
अब जो एक रीसेंट चीज आपको जाननी है कि इनका मतलब क्या होता है। ये तो हमने पैटर्न्स पढ़ लिए, पर ये मुझे दर्शाता क्या है, क्या एंटीबॉडी बताने की कोशिश कर रहा है। तो होमोजीनस मतलब एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट व्हाट, एंटीबॉडीज आर अगेंस्ट एवरीथिंग मैम। होमोजीनस मतलब न्यूक्लियस में जितनी भी चीजें हैं सबके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है। क्रोमैटिन हो गया, हिस्टोन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, पूरे न्यूक्लियस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है, तभी उसे बोला होमोजीनस। पेरिफेरल पैटर्न में क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ बाहर बाहर ग्रीन कलर आया, तो इसको ना थोड़ा सा ड्राइंग में मैंने चेंज कर दिया। एक मैंने इसके आसपास डीएनए बना दिया, क्योंकि बाहर बाहर की तरफ ना डीएनए होता है, तो वहीं पे अगर हरा रंग आ रहा है तो वहां डीएनए के खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही है। एंटी डीएस डीएनए एंटीबॉडी बनेगी तो पेरिफेरल पैटर्न आएगा। न्यूक्लियोलर में आर से एंड होता है, तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, आरएनए के खिलाफ, और एक छोटा सा डॉट बनता है। स्पेकल्ड जो कि हमने पढ़ा था सबसे कॉमन पैटर्न है और ज्यादातर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यही देखा जाता है। तो बाकी अब जितनी भी बची हुई एंटीबॉडीज, जैसे एंटी स्मिथ एंटीबॉडी एसएलई की एंटीबॉडी थी, एंटी रो एंड ला किसकी एंटीबॉडी थी, ये जॉगरन सिंड्रोम की, तो ये सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में पाए जाते हैं। एंड फाइनली सेंट्रोमेरिक पैटर्न, तो उसकी तो एंटीबॉडी का ही नाम है एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी, जो कौन सी डिजीज में देखी जाती है, जिस डिजीज में एक जगह सब कुछ सेंटर्ड या केंद्रित होता है, दैट इज लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा। तो रिपीट, होमोजीनस में न्यूक्लियस के सारे पार्ट्स के खिलाफ एंटीबॉडी दिखेगी, पेरिफेरल में हमने डीएनए बना दिया तो डीएनए के खिलाफ, न्यूक्लियोलर में आरएनए के खिलाफ, स्पेकल्ड में सारी एंटीबॉडीज जो कि सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस में देखी जाती हैं, और सेंट्रोमेरिक एंटी सेंट्रोमेरिक एंटीबॉडी दिखाएगा जो लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा में देखा जाता है। दिस फिनिशेज ऑफ योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एंड जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो बन जाएगा इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, मतलब वो डिसऑर्डर्स जिसमें हमारी इम्यूनिटी पहले से ही कम है। इम्यूनो डेफिशिएंसी का जो सबसे कॉमन कॉज है वो है मैल न्यूट्रिशन, खाना कम खाने की वजह से लंबे समय तक हमारी इम्यूनिटी कम हो सकती है। पर इम्यूनो डेफिशिएंसी में जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है हम वो पढ़ना चाहते हैं, तो दो टेबल्स हमने बनाए हैं जिसमें बेस्ट आप ये पढ़ सकते हो। सबसे पहली डिजीज जो आपको पढ़नी है उसका नाम होता है स्किड। अगर स्किड का फुल फॉर्म देखो, सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, जो नाम से आपको बताता है कि ये सिवियर इन्फेक्शन है या ये सिवियर डिजीज है, सिवियर इम्यूनो डेफिशिएंसी है। कंबाइंड आपको ये बताता है कि ये बी सेल, टी सेल, एनके सेल, पूरा ही इम्यूनिटी खराब होने वाला है। तो ये जो डिजीज है इसमें जो बच्चा है उसे मुंह पर एक लाल रंग की रैश होती है जिसे बोला जाता है मॉर्बिलीफॉर्म रैश, और ये डिजीज दो इनहेरिटेंसेस में देखी जाती है। सबसे कॉमन इनहेरिटेंस होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव और दूसरी मानी गई है ऑटोसोमल रिसेसिव। तो दोनों में किस कारण से ये हो रहा है ये जानना जरूरी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द गामा सब यूनिट ऑफ द साइटोकाइन रिसेप्टर। गामा सब यूनिट ऑफ साइटोकाइन रिसेप्टर अगर दिक्कत दे रहा है तो वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा। तो कैसे याद करा, जैसे आप एक्स लिखते हो तो उसी एक्स में से छोटा सा एक नीचे गामा बना देना। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में किस भाग में दिक्कत होती है, गामा सब यूनिट में दिक्कत होती है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में किन तीन चीजों में दिक्कत होती है, एक एंजाइम है जिसका नाम है एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज, या तो उसकी डेफिशिएंसी देखी गई है, या फिर एक जीन है जैक3 उसमें डिफेक्ट देखा गया है, या फिर दो और जीन्स हैं रैग1 और रैग2 जीन्स, तो उनमें दिक्कत देखी गई है। याद करने का तरीका ये रहेगा कि ए फॉर ऑटोसोमल रिसेसिव, ए फॉर एडीए डेफिशिएंसी, और जो जीन्स आप पढ़ रहे हो जैक में भी ए आता है, रैग1-2 में भी ए आता है, तो ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस बताएंगे। और गामा सब यूनिट एक्स की तरह लगता है तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस बताएगा। दोनों में से सबसे कॉमन एक्स लिंक्ड रिसेसिव ओवरऑल माना जाता है, बट अगर ऑटोसोमल रिसेसिव में से तीनों में से पूछा जाए इन तीनों में से सबसे कॉमन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन इन ऑटोसोमल रिसेसिव इज गोइंग टू बी द एडीए डेफिशिएंसी। तो ये जो पहला वाला है ये सबसे कॉमन है। बच्चे को हर कंडीशन में क्या होगा, फेस पे रेड कलर की रैश, मॉर्बिलीफॉर्म रैश। अगली डिजीज जो हम नहीं पढ़ेंगे, जो पहले पढ़ चुके हो, वो है ब्रूटन्स हाइपोगामाग्लोबुलिनीमिया। लिख नहीं रहे पर बी फॉर बॉयज, राइट, लिख ही लेते हैं। बी फॉर बॉयज, बी फॉर बी सेल का प्रॉब्लम होता है। कौन से जीन का प्रॉब्लम होता है, बीटी के जीन का प्रॉब्लम होता है, बीबीबी। एंड हाइपोगामाग्लोबुलिनीमिया मतलब आईजीजी कम होगा, आईजीजी कम होगा तो ऑप्सोनाइजेशन में दिक्कत आएगी। तो ये हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं। तीसरी जो इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है वो है बेयर लिम्फोसाइट। ऐसा लिम्फोसाइट जिसके ऊपर से कुछ होना चाहिए था पर अब वो नहीं है, जैसे कि एक आपने क्लोथिंग लगाई थी और वो क्लोथिंग हट गई तो बेयर बोला। तो क्या चीज हट गई, MHC2 अगर हट जाएगा लिम्फोसाइट के ऊपर से तो उसे बोलेंगे बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम।
चौथा होता है डाइजॉर्ज सिंड्रोम, जो आप पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हो, जिसके लिए बहुत फेमस निमोनिक है Catch22, जो ये दर्शाता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 22q है वो डिलीट होता है। क्रोमोसोम 22q डिलीट होने की वजह से दो हमारे ऑर्गन्स नहीं बनते, थाइमस नहीं बनेगा, पैराथायरॉयड नहीं बनेगा। तो आप खुद सोचो, Catch22 में अगर थाइमस नहीं बनेगा तो थाइमस वो जगह है जहाँ टी सेल की डेवलपमेंट होनी थी, तो टी सेल की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, अब वो नहीं बनेंगे, तभी तो इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो रहा है ना ये। दूसरा, पैराथायरॉयड नहीं बनेगा। अगर पैराथायरॉयड नहीं बनेगा तो पेशेंट का कैल्शियम लेवल ठीक नहीं रह पाएगा, पेशेंट को हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा उनके फेस में क्या देखा जाता है, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट देखा जाता है। तो डेफिनेटली फेस के प्रोफाइल में तो दिक्कत है, तो क्या हम इसे बोल सकते हैं अबनॉर्मल फेसिस, क्योंकि क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट है। और आखिरी सी होता है कार्डियक, क्योंकि इन पेशेंट्स में टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट भी दिखता है। तो क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट हो गया, अबनॉर्मल फेसिस उसकी वजह से हो गई, थाइमस नहीं बना तो टी सेल नहीं बना, कार्डियक में टॉफ देखा जाता है, पैराथायरॉयड नहीं बना तो कैल्शियम ठीक नहीं रहा, और ये सब दिक्कत हुई इसलिए क्योंकि डिलीशन 22q देखा गया है। इसे बोलते हैं डाइजॉर्ज सिंड्रोम। जो पांचवी इम्यूनोडेफिशिएंसी आपको पढ़नी है वो है हाइपर आईजीएम सिंड्रोम, जिसके नाम से समझ में आ रहा है कि आईजीएम के लेवल्स ब्लड में बढ़ेंगे। वो क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि याद है एक रिसेप्टर या एक लाइगेंड था CD40 440 जो आइसोटाइप स्विचिंग कराता था। अब अगर CD40 रिसेप्टर या लाइगेंड में दिक्कत होगी तो आइसोटाइप स्विचिंग तो होगी नहीं। आईजीएमडी, याद है एमडी डिग्री से आपको गैमडी डिग्री बनानी थी, बट अब वो नहीं बना पाओगे, एमडी में ही रह जाओगे। हम तो उसमें भी खुश हैं, एमडी तो मिले पहले। तो रिमेंबर एमडी, एम बढ़ता चला जाएगा, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 40 वाला सीडी मार्कर नहीं है। इन पेशेंट्स को एक स्पेशल टाइप के निमोनिया के होने का ज्यादा चांस होता है, जिसका नाम है न्यूमोसिस्टिस कैरिनाई और जेरोविशाई निमोनिया। तो ये हाइपर आईजीएम सिंड्रोम में ज्यादा देखा जाता है। अगला डिजीज जो आपको पढ़ना है वो है हाइपर आईजीई, जो आपको ये तो बता ही देता है कि इसके अंदर से आईजीई एंटीबॉडी का लेवल बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल हम इसे याद करते हैं कि हाइपर आईजीई का दूसरा नाम है जॉब सिंड्रोम। और जॉब कौन करना चाहता है? सिर्फ एक ड्रॉप लेने वाला स्टूडेंट ही करना चाहता है जो घर बैठा है, उसके अलावा जो जो जॉब कर रहा है वो जॉब छोड़ना चाहता है। तो जॉब सिंड्रोम कौन सा डिफेक्ट कराएगा? STAT3, क्योंकि जॉब को स्टैट छोड़ने का मन है। जॉब सिंड्रोम STAT3 डिफेक्ट से होता है। तो जॉब मिलना ना मिलना तो फेट है, हमारी किस्मत है। तो फेट का क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसमें पेशेंट में हमारे जो फेसिस हैं वो बहुत कोर्स होंगे। सो देयर आर गोइंग टू बी कोर्स फेसिस, फेशियल प्रोफाइल में प्रॉब्लम है। इन पेशेंट्स में एब्सेस देखने को मिलता है, जो कि ज्यादातर होता है कोल्ड एब्सेस, और ये स्टफाइलोकोकस की वजह से ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा, इन पेशेंट्स में आपको टीथ का प्रॉब्लम मिलेगा। टीथ मतलब इनके जो प्राइमरी टीथ हैं वो रिटेन्ड होंगे। तो प्राइमरी रिटेन्ड टीथ इस पेशेंट में मिलेंगे। कौन सी एंटीबॉडी बढ़ेगी? ऑब्वियस सी बात है, आईजीई एंटीबॉडी बढ़ेगी, और साथ में इनको ई बढ़ने की वजह से स्किन रैश और स्किन इचिंग होगी, जो कि होता है एक्जिमा। सो प्लीज रिमेंबर, कोर्स फेसिस, कोल्ड एब्सेसिस, टीथ, प्राइमरी रिटेन्ड टीथ, जो प्राइमरी मिल्क टीथ होते हैं वो रिटेन हो जाते हैं। आईजीई बढ़ता है, पेशेंट को एक्जिमा होता है। हाइपर आईजी को जॉब सिंड्रोम कहते हैं। जॉब तो स्टैट छोड़ना चाहते हो, तो STAT3 जीन डिफेक्ट। जो अगला है 7th वाला, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड आईजीए डेफिशिएंसी, जो नाम से बताता है कि आईजीए कम हो गया। इसमें एक चीज जो याद रखनी है वो हमेशा ये रखनी है कि अगर आपके हॉस्पिटल में कोई आईजीए डेफिशिएंसी का मरीज भर्ती हुआ है, उसे जब भी ब्लड चढ़ाओगे तो प्लीज वॉश्ड आरबीसीज चढ़ाना। ऐसे आरबीसीज जिनको आपने 2-3 बार नॉर्मल सलाइन से धो रखा हो, वॉश्ड आरबीसीज ही इन मरीजों को चढ़ाया जा सकता है, नॉर्मल आरबीसीज नहीं चढ़ाया जा सकता। द लास्ट डिजीज दैट यू हैव टू नो, जो एफएमजी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वो है विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम, जिसे WAS के नाम से डिजीज जानते हैं। और विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम के आगे P अक्षर ऐड कर दो तो जीन बन जाएगा। कौन से जीन की दिक्कत है? ये WASP जीन का डिफेक्ट है। अच्छा, विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम इंग्लिश में वॉज की तरह लग रहा है। वॉज मतलब पास्ट टेंस, तो पास्ट में जो चला गया उसे बाय बाय बोल दो। तो विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम को एक बाय बाय बोल दो हमारी तरफ से। बाय बाय मतलब इस मरीज में 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले जो मिलेगा वो होगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब क्यों होगा ब्लीडिंग? बिकॉज इन पेशेंट्स के प्लेटलेट्स जो थे उनका साइज देखने में बहुत छोटा था। साइज छोटा होने की वजह से इनको प्लेटलेट ब्लीडिंग होगा ऑब्वियसली। दूसरा, इन पेशेंट्स में
इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, तभी तो ये इम्यूनोडेफिशिएंसी है। और तीसरा एक्जिमा देखा जाता है। तो अगर आपको बाय बाय दिखा मरीज में तो वो बाय बाय वॉज को करना है, विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम। और अगला क्वेश्चन होगा कि इनमें कौन सी एंटीबॉडी बढ़ी या घटी मिलेगी। तो जैसे आप लिखते हो विस्कॉट-एल्ड्रिच सिंड्रोम, उसमें आप W को अगर उल्टा कर दो तो IgM आपको कम मिलेगा, और A को बिल्कुल वैसा ही रखना जैसा सीधा है, A और E आपको बढ़े हुए मिलेंगे, तभी तो E के बढ़ने की वजह से एक्जिमा देखा जा रहा है। तो वॉज को बाय बाय के साथ याद रखना और इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल याद करना, P ऐड कर देना तो वॉस्प जीन बन जाएगा, वो इसका डिफेक्ट है। तो ये थे हमारे सारे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। जो आखिरी दो टॉपिक अब आपको इम्यूनोलॉजी में पढ़ने हैं, एक हो गया ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड और एक हो गया अमाइलॉइडोसिस। सबसे पहला आता है ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड। तो ट्रांसप्लांट हम किस टाइप का करते हैं? सबसे पहला हो गया ऑटोग्राफ्ट, मतलब अपनी ही स्किन एक तरफ से निकाल के दूसरी जगह लगा दी, तो सेल्फ ग्राफ्टिंग को कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट किसको कहते हैं? वो वाली जो आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में होती है, अगर एक से किडनी दूसरे में डाल दी बोन मैरो, पर ट्विंस के बीच में होना चाहिए, आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट हो गया सेम स्पीशीज, मतलब जैसे ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में हो रही है, एक ने किडनी दूसरे को डोनेट करी या बोन मैरो डोनेट करा, वो जरूरी नहीं कि वो आपस में रिश्तेदार हो, रिलेटिव्स हो, नहीं, बस वो ह्यूमन ह्यूमन स्पीशीज सेम होनी चाहिए, तो उसे बोलेंगे एलोग्राफ्ट। जीनो मतलब एनिमल्स के किसी दो अलग स्पीशीज के बीच में ट्रांसप्लांट हो रहा है, जैसे कि काफी बार ट्राई किया गया है कि कोई बोवीन या कोई पिग का कोई ऑर्गन ह्यूमंस में लगाया जाए, तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में अगर हो रहा है, स्पेशली प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, जो हमारे में हार्ट वाल्व्स लगाए जाते हैं वो ज्यादातर एनिमल्स से आए जाते हैं। सो प्लीज रिमेंबर, ऑटो मतलब सेल्फ, आई फॉर आई, आइसो मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, एलोग्राफ्ट मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन सेम स्पीशीज, जीनोग्राफ्ट मतलब एनिमल टू ह्यूमन डिफरेंट स्पीशीज। अब जब आपने एक बार ट्रांसप्लांटेशन कर दी तो दो दिक्कतें आ सकती हैं। पहली दिक्कत है कि जिस मरीज में आपने ट्रांसप्लांट ग्राफ्ट लगाया था, उस मरीज ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसे बोला जाएगा ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन मतलब रेसिपिएंट ने आपका जो ग्राफ्ट है वो रिजेक्ट कर दिया, रेसिपिएंट हैज रिजेक्टेड द ग्राफ्ट। ठीक है, तो किडनी आपने लगाई पर रेसिपिएंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया। तो ये तीन टाइप की होती है। एक होती है हाइपर अक्यूट रिजेक्शन, जो कि 48 आवर्स, 2 दिन के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा किडनी रिजेक्ट हो गई, और ये होती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। दूसरी होती है अक्यूट रिजेक्शन, जो कुछ दिन से हफ्तों में पाई जाती है, और ये कॉम्बिनेशन होता है 2 और 4 हाइपर सेंसिटिविटी का। तीसरी और जो सबसे कॉमन रिजेक्शन है, क्रॉनिक रिजेक्शन, वो कुछ महीने तक मिलती है, कुछ हफ्तों से महीनों तक मिलती है, कई बार कुछ सालों के बाद भी मिलती है, उसे बोलते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो 48 घंटे के अंदर हाइपर अक्यूट, कुछ दिन से हफ्ते लगे तो वो बन गया हमारा अक्यूट, और हफ्ते से महीने से साल लग गए तो वो हो गया क्रॉनिक। सबसे कॉमन होता है क्रॉनिक, और इसमें थोड़ा सा डिटेल अगर आप पढ़ो तो हाइपर अक्यूट वाला होगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, अक्यूट हो जाएगा 2 और 4 का कॉम्बिनेशन, और क्रॉनिक हो जाएगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, जो कि सबसे कॉमन वाला रिजेक्शन भी होता है। अब देखा जाए तो ये जो 48 घंटे में जल्दी जल्दी रिजेक्शन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? अभी तो आपने किडनी लगाई थी, बट जिस मरीज में आपने किडनी लगाई थी उसमें पहले से कुछ एंटीबॉडीज घूम रही थी, जिन्हें मंजूर नहीं था कि आपने किडनी लगा दी। तो क्यों घूम रही थी वो एंटीबॉडी? हो सकता है वो कोई मल्टीपैरस फीमेल हो। जितनी प्रेगनेंसीज बढ़ती जाती हैं फीमेल के अंदर उसके शरीर में, क्योंकि हर बार एक नया फीटस एक्सपोज होता है, तो उसके शरीर में उतनी एंटीबॉडीज बनती जाएंगी। या फिर हो सकता है कि उसे बहुत ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स मिले हो पहले, जिसकी वजह से उसमें इतने सारे एंटीबॉडीज हैं कि जैसे ही आपने किडनी लगाई वो एंटीबॉडीज गए और उन्होंने किडनी को अटैक करा। तो सोचो, ये किडनी आपने लगाई और ये एंटीबॉडीज भाग के गए, इन्होंने भाग के जाके किडनी को अटैक करा। किडनी के साथ जो आपने रीनल वेन, रीनल आर्टरी अटैच करी थी, सब अटैक कर दिया। अब बताओ, किसी भी सॉलिड ऑर्गन को अटैक होगा तो सॉलिड ऑर्गन में कौन सा नेक्रोसिस होता है? तो किडनी में तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस होगा। और ब्लड वेसल में कौन सा नेक्रोसिस पाया जाता है? तो ब्लड वेसल में हमेशा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होता है। तो यहाँ वेसल में मिलेगा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और किडनी में मिलेगा कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। दूसरा आता है अक्यूट रिजेक्शन। अक्यूट रिजेक्शन दो टाइप का होता है, क्योंकि हमने कहा ना कि ये टाइप 2 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी दोनों है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए क्योंकि ये एंटीबॉडीज की वजह से होती है, अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन, तभी इसे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। और एक होगा अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन, जो सेल्स के पैथोजेनेसिस की वजह से होगी, तो अक्यूट सेल्यूलर रिजेक्शन की वजह से इसे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं।
इसमें जो डिटेल है वो ये होगी कि अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन को बोला जाता है आइटिस आइटिस आइटिस। इसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेशन दिखते हैं। कहाँ कहाँ? ब्लड वेसल में दिखेगा तो वैस्कुलाइटिस, अच्छा ट्यूब्यूल्स में दिखेगा तो ट्यूब्यूलाइटिस। ब्लड वेसल में लाइनिंग क्या होती है? एंडोथेलियल सेल, तो एंडोथेलाइटिस। तो वैस्कुलाइटिस और एंडोथेलाइटिस तो सेम हो गया। और रीनल ट्यूब्यूल्स में दिखा तो ट्यूब्यूलाइटिस, हर जगह आइटिस दिखेगा। तो इसे पहचानने के लिए अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन के लिए आजकल एक नया मार्कर आया गया है जिसे बोलते हैं C4D। तो ये देखो, ये है C4D की IHC, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जो हमेशा क्या रंग देती है? ब्राउन कलर। C4D अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ट्यूब्यूल्स के आसपास C4D, ये जितने भी ब्लड वेसल, पहले तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड वेसल्स है वहां पे मैम मुझे ब्राउन कलर दिख रहा है क्योंकि ब्लड वेसल के आसपास एंडोथेलाइटिस, और दूसरा मुझे ट्यूब्यूल्स के आसपास भी दिख रहा है तो ट्यूब्यूल्स के आसपास हो गया ट्यूब्यूलाइटिस। तो ये दो चीजें बेसिकली मुझे दिखेगा। जो याद करने वाली चीज है, मार्कर क्या है? मार्कर इज गोइंग टू बी C4D फॉर अक्यूट ह्यूमोरल रिजेक्शन। फाइनली आता है क्रॉनिक रिजेक्शन। क्रॉनिक मतलब जो बहुत बहुत हफ्ते महीने साल बाद होगी। और क्रॉनिक रिजेक्शन में आपको मिलेंगी 4 चीजें। उसके लिए आप क्या करो, इन चारों चीजों को याद करने के लिए एक किडनी बना लो। किडनी में क्या क्या होता है? किडनी में एक होता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होंगे? बहुत सारे होंगे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। इसके अलावा बहुत सारे ट्यूब्यूल्स होंगे जिसका आप नाम रखते हो PCT DCT, और बीच बीच में जो होता है उसे बोलते हो आप इंटरस्टिशियम। तो हर चीज में एक एक दिक्कत होगी। क्रॉनिक है तो दिक्कत मतलब ऐसी होगी जो काफी हफ्तों बाद हुई हो। सबसे पहली चीज है ग्लोमेरुलस में क्या होगा? ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का डुप्लीकेशन। तो ग्लोमेरुलस की दिक्कत हमने समझ ली। दूसरा, अगर हम ग्लोमेरुलस के अंदर की ब्लड वेसल्स को देखें तो ब्लड वेसल्स बंद हो जाएंगी, ऑब्लिटरेशन हो जाएगी। तीसरा, अगर हम ट्यूब्यूल्स को देखें तो वो भी डेड जैसे लगेंगे, एट्रोफी हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएंगे। और तीसरा, अगर हम बीच वाले इंटरस्टिशियम को देखें तो उसमें ऐसे फाइब्रोसिस दिखाई देगी, तो इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। तो इसे याद करने के लिए गोटी निमोनिक ठीक रहेगा। ग्लोमेरुलस में डुप्लीकेशन, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्यूब्यूलर एट्रोफी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। तो क्या दिखेगा क्रॉनिक रिजेक्शन में? गोटी। आई एग्री, ये एक बार में याद होने वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे आप एक बार वीडियो बंद करके जरूर खुद से रिवाइज करना, तभी ये टॉपिक थोड़ा सा याद रहेगा। कमिंग बैक, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का मतलब वो था जिसमें हमने जिस मरीज में अपना किडनी लगाया था उस मरीज ने किडनी को कर दिया रिजेक्ट। तो प्रपोजल जैसा आपने दिया और प्रपोजल हो गया रिजेक्ट, तो वो हो गया ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। एक और दिक्कत हो सकती है जिसे बोला जाता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। मतलब मैम जो आपने किडनी लगाई थी वो रिजेक्ट नहीं हुई, वो एक्सेप्ट हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो किडनी आपने लगाई वो एक्सेप्ट हो गई। बट जो किडनी थी वो चालाक किडनी निकली। उस किडनी ने जाके उस मरीज को और मारना शुरू कर दिया। मतलब जो किडनी थी उसने मेरे बेचारे मरीज को और अटैक करना शुरू कर दिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह, कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, अब एक्सेप्ट होने के बाद तंग करना शुरू कर दिया अपने पार्टनर को। बिल्कुल वैसे तो जो किडनी है उसने रेसिपिएंट को क्यों अटैक करा? मतलब किडनी ज्यादा स्ट्रांग रही होगी, किडनी के पास बहुत सी इम्यूनिटी रही होगी, किडनी रही होगी इम्यूनो कॉम्पिटेंट, और मेरा बेचारा जो मरीज है वो तो है ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तभी तो किडनी ज्यादा हावी हो गई और उसने जाके रेसिपिएंट को मारना शुरू कर दिया। इसे बोला जाता है GVHD, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। अगर ये 100 दिन के अंदर अंदर दिखे ट्रांसप्लांटेशन के तो अक्यूट GVHD, और 100 दिन के बाद दिखे तो हो जाएगा क्रॉनिक GVHD। इसमें 3 चीजें अफेक्ट होती हैं, SIL, और याद करने का तरीका ये रहेगा कि हमने इसे टॉक्सिक रिलेशनशिप बोला था कि आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली और फिर उसके बाद पता लगा कि वो जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में 3 ऑर्गन्स जो हर इंसान के खराब होते हैं। रो रो के स्किन खराब होती है, भूख नहीं लगती तो इंटेस्टाइन खराब होती है, और मैं बोलना नहीं चाहूंगी क्यों, पर लिवर भी खराब हो जाता है। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्किन, इंटेस्टाइन और लिवर खराब होता है। तो याद रखना, स्किन में पेशेंट को 100 दिन के अंदर रैश होने लग गई, इंटेस्टाइन में पेशेंट को डायरिया के कंप्लेंट्स होने लग गए, लिवर में पेशेंट को जॉन्डिस के कंप्लेंट्स होने लग गए, ये सारे अक्यूट GVHD को दर्शाएगा जो कि 100 दिन के अंदर देखा जाता है। इन्हीं 3 ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट थोड़ा और सिवियर कर दो तो वो 100 दिन के बाद क्रॉनिक GVHD में देखा जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसप्लांट। मतलब ट्रांसप्लांट करने के बाद 2 चीजें, या तो पहले प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, किडनी रिजेक्ट हो गई, दूसरा किडनी एक्सेप्ट तो हो गई पर किडनी टॉक्सिक निकली, उसे बोलेंगे ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। फाइनली जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है अमाइलोइडोसिस, विच इज टॉपिक लास्ट है
बट रिवीजन में सबसे पहले आता है 10 स्टार क्वेश्चन अमाइलॉइडोसिस। एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, एनी एग्जाम ऑफ द कंट्री। तो अमाइलॉइडोसिस क्या होता है? ये एक एक्चुअली प्रोटीन होता है जो सेल्स के बाहर पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन। कौन सी डिजीजेस में पाया जाएगा? तो इसको जो याद करने का तरीका रहेगा वो ये होगा कि आप हर डिजीज के सामने एक ए लिख दो, जो कि आपको दर्शाएगा कि आप किसी प्रकार के अमाइलॉइड को लिखने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले इस टेबल को उल्टा शुरू करते हैं। अगर हम मल्टीपल माइलोमा देखें तो मल्टीपल माइलोमा कैंसर होता है प्लाज्मा सेल का, और प्लाज्मा सेल बनाता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज मतलब लाइट चेन्स। तो मल्टीपल माइलोमा में कौन सा अमाइलॉइड बनेगा? एल दर्शाता है लाइट चेन्स। ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। दूसरा, अगर आप देखो कि एल्जाइमर्स डिजीज में ए बीटा अमाइलॉइड होता है और हीमोडायलिसिस में ए बीटा 2 होता है। पहले तो रटने का ये तरीका रहता है कि ब्रेन हमारे पास एक ही है अनफॉर्चुनेटली, तो एक ब्रेन होगा तो एक बीटा लगा देना। पर हीमोडायलिसिस मतलब किडनी हमारे पास 2 है तो उसके साथ हम 2 बीटा लगाते हैं। पर कॉन्सेप्ट क्या है? ए बीटा जो एल्जाइमर्स में है वो हमें बताता है बीटा प्लाक्स के बारे में, वो हमें बताएगा बीटा प्लाक के बारे में जो कि ब्रेन में बनते हैं। और हीमोडायलिसिस में जो ए बीटा 2 है, तो हीमोडायलिसिस मरीज के ब्लड में बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ता है, इस वजह से ए बीटा 2 अमाइलॉइड बनता है। अगला आता है हमारा डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस मतलब पैंक्रियास का दिक्कत, आइलेट सेल्स का दिक्कत, तो आइलेट सेल से एसोसिएटेड अमाइलॉइड बनेगा। आइलेट सेल एसोसिएटेड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, A फॉर अमाइलॉइड एंड IAPP आइलेट सेल से एसोसिएटेड जो अमाइलॉइड बनेगा। अगला आता है किसी भी प्रकार का क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जैसे क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, कोई भी क्रॉनिक आइटिस, किसी भी टाइप का कैंसर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो हमारा रीनल सेल कार्सिनोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, और किसी भी प्रकार का फीवर जैसे कि फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर। इन तीनों में जो अमाइलॉइड है वो ए टाइप का अमाइलॉइड होता है। पर एक एक्सेप्शन है, सारी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस एक्सेप्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ऑल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस एक्सेप्ट क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। सो ऑल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑल कैंसर्स, ऑल फीवर्स ए। कमिंग टू मेड्यूलरी कार्सिनोमा थायराइड, इसका ट्यूमर मार्कर आप जानते हो कैल्सिटोनिन, तो कौन सा अमाइलॉइड बनेगा? ए कैल। अब जो बचा वो ये 2 हैं जो सुनने में सबसे डरावने लगते हैं बट है नहीं, तो ध्यान दो। सबसे पहला इन दोनों में जो बढ़ेगा वो है TTR। TTR क्या होता है? ट्रांस थायरेटिन, नाम से आपको बताता है कि ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है। थाई मतलब ये थायराइड हार्मोन्स को साथ लेके चलता है, रेटिन मतलब ये रेटिनोइक एसिड विटामिन ए को साथ लेके चलता है। तो ये ऐसा प्रोटीन है जो थायराइड हार्मोन्स और विटामिन ए को साथ लेके चलता है। अगर इस TTR की क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब इसकी मात्रा ब्लड में बढ़ गई, अगर आपके ब्लड में नॉर्मली 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं और इस मरीज में 500 मॉलिक्यूल्स हो गए, तो उसमें ओल्ड एज वाला अमाइलॉइड देखा जाएगा, सिनाइल अमाइलॉइडोसिस। बट अगर मात्रा उतनी ही है ब्लड में, सिर्फ वो जो TTR है अभी भी 5 ही मॉलिक्यूल्स है पहले की तरह, बट वो देखने में अलग है, उनमें म्यूटेशन पाई गई है, तो वो हमारे नर्व्स को इफेक्ट कराएगा, वो पॉलीन्यूरोपैथी कराता है। तो याद करने का तरीका ये है, जैसे जैसे आप उम्र बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्वांटिटी बढ़ाते जाना। तो ओल्ड एज के साथ क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी और म्यूटेशन के साथ नर्व का प्रॉब्लम ज्यादा मिलेगा। जल्दी से 15 सेकेंड का रिकैप ये बताता है, सारी इन्फ्लेमेशन, कैंसर्स और फीवर्स के साथ ए, बट एक एक्सेप्शन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। मेड्यूलरी कार्सिनोमा ए कैल, ओल्ड एज के साथ TTR का क्वांटिटी बढ़ाना, नर्व के साथ TTR को म्यूटेशन करना। एल्जाइमर डिजीज, एक ब्रेन एक बीटा, हीमोडायलिसिस 2 किडनी 2 बीटा। डायबिटीज में आइलेट सेल को रखेंगे एंड मल्टीपल माइलोमा में लाइट चेन, सो AL। ये जितने भी अमाइलॉइड हैं ये कौन कौन से ऑर्गन्स में जाते हैं और क्या क्या कराते हैं, कहाँ पर जाके डिपॉजिट होते हैं? तो सबसे कॉमन ऑर्गन जहाँ पे ये जाता है वो होता है किडनी, बट सबसे कॉमन ऑर्गन जो ओल्ड एज में इन्वॉल्व होता है वो होता है हार्ट। तो किडनी में सबसे पहले ये कहाँ जाता है? ये जाके बैठता है मेसेंजियम में। हार्ट और ब्लड वेसल लगभग सेम टाइप के ऑर्गन्स हैं, तो दोनों में सब एंडो याद रखना, मतलब हार्ट में हो जाएगा सब एंडोकार्डियम और ब्लड वेसल में हो जाएगा सब एंडोथीलियल। लिवर में एक ही स्पेस है जहां हर चीज जाती है, तो वो हो गया स्पेस ऑफ डिसी। स्प्लीन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेड पल्प और एक होता है व्हाइट पल्प। अगर अमाइलॉइड रेड पल्प में जाता है तो आप बोलते हो लार्डेशियस स्प्लीन, और व्हाइट पल्प में जाता है तो सैगो स्प्लीन। याद करने के लिए प्लीज रिमेंबर, लार्डेशियस आपको याद कराएगा लाल, तो लार्डेशियस हमेशा लाल वाले पल्प का प्रॉब्लम होता है। और सैगो मतलब होता है साबूदाना, तो साबूदाना अगर आपने देखा हो तो सफेद रंग का होता है, तो साबूदाना व्हाइट पल्प, और लाल मतलब रेड पल्प। अगला आता है स्किन। स्किन में एक बहुत
इंटरेस्टिंग चीज देखी जाती है, स्किन में जब अमाइलॉइड जाएगा और यदि आप ऐसे मरीज को पिंच करने की कोशिश करोगे, तो जैसे ही आपने स्किन में चूंटी काटी, पिंच करा और आपने छोड़ा, तो आप देखोगे कि वो जगह एकदम से लाल हो जाएगी क्योंकि वहां ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो पिंच करने पे अगर मरीज को परप्यूरा होने लग गया, उसे बोला जाएगा पिंच परप्यूरा। अगला आता है जीआईटी। जीआईटी में जिस भी ऑर्गन में जाएगा वो ऑर्गन मोटा हो जाएगा, चाहे वो टंग हो, टंग में क्या होगा, मैक्रोग्लॉसिया, लिवर में क्या होगा, हिपैटोमेगैली, स्प्लीन में क्या होगा, स्प्लीनोमेगैली। हर ऑर्गन मोटा हो जाएगा क्योंकि उसमें अमाइलॉइड चला गया। फाइनली जॉइंट्स में एक सिंड्रोम देखा जाता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कौन से नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से देखा जाता है, मीडियन नर्व के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, और ये ज्यादातर हीमोडायलिसिस के मरीजों में पाया जाता है। तो जल्दी से अगर एक रिकैप करें, किडनी का मेसेंजियम, हार्ट एंड ब्लड वेसल का सबएंडो, लिवर का स्पेस ऑफ डिसी, स्प्लीन में रेड पल्प लाल लार्डेशियस, व्हाइट पल्प साबुदाना सैगो, स्किन में पिंच परप्यूरा, जीआईटी में सारे ऑर्गन बड़े हो जाएंगे, जॉइंट्स में कार्पल टनल सिंड्रोम, मीडियन नर्व। अब अगर आप अमाइलॉइड का डायग्नोसिस करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये देखो कि ऑर्गन दिखता कैसे है। अमाइलॉइड किसी भी ऑर्गन में अगर जाएगा तो वो ऑर्गन का जो अपीयरेंस है वो वैक्सी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मुझे किडनी का ऑर्गन दिखाई दे रहा है तो हम बोलेंगे ये बन गया वैक्सी किडनी। एक और चीज, जिस भी ऑर्गन में जाएगा, अभी हमने पढ़ा उस ऑर्गन का साइज हो जाएगा बड़ा, ऑर्गेनोमेगैली। पर आपको पता है कि किडनी एक एक्सेप्शन है। शुरू में किडनी भी साइज में बड़ा ही होता है, बट प्लीज रिमेंबर लेट स्टेजेस में किडनी श्रिंक कर जाता है। अब मेडिसिन में जाके कंफ्यूज मत होना कि उसमें लिखा होगा कि किडनी भी तो मैम साइज में बढ़ता है। बिल्कुल, किडनी शुरुआत में अमाइलॉइडोसिस में साइज में बड़ा होता है, सिर्फ लेट स्टेजेस में जाके किडनी छोटा होना शुरू हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर इसको हम कोई स्टेन लगा के, इसी वैक्स के ऊपर मैं कोई स्टेन लगाना चाहूँ तो कौन सा स्टेन लगाऊंगी, तो हम लगाएंगे लुगॉल्स आयोडीन, जो मुझे एक मेहोगनी ब्राउन कलर देता है। तो ये तो हमने डायरेक्टली वैक्सी किडनी पे लगाई। बट अगर माइक्रोस्कोपिकली कोई स्टेन पूछा गया तो सबसे अच्छा स्टेन कौन सा माना जाता है, बेस्ट स्टेन इज कॉन्गो रेड। यहाँ पे पढ़ने की बजाय डायरेक्ट फोटो देखते हैं। बेस्ट स्टेन होता है कॉन्गो रेड। कॉन्गो रेड स्टेन अगर मैंने लगाया तो एक तो मैं लाइट माइक्रोस्कोपी पे देख सकती हूँ, एक मैं पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे देख सकती हूँ। लाइट माइक्रोस्कोपी पे जो मुझे कलर दिख रहा है वो थोड़ा पिंक कलर का है, मतलब ये सामन पिंक कलर। जो लोग फिश के शौकीन है वो जानेंगे सामन एक बहुत एक्सपेंसिव टेस्टी फिश होती है, ऐसा मैंने सुना है। तो काफी लोगों को, फिश लवर्स को सामन फिश बहुत अच्छी लगती है। तो जो सामन फिश का कलर होता है वैसा पिंक कलर अमाइलॉइड को मिलता है लाइट माइक्रोस्कोप पे। और जो लोग वेजिटेरियन है, हमारे लिए पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पे एप्पल, ग्रीन एप्पल का कलर मिलता है। तो पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप पे ये क्या है, there is an apple green birefringence। तो रिमेंबर, कॉन्गो रेड लाइट माइक्रोस्कोपी पे सामन पिंक कलर देता है और पोलराइजिंग माइक्रोस्कोपी पे एप्पल ग्रीन बायरेफ्रिंजेंस। ये बेस्ट स्टेन है। इसके अलावा जो स्टेन्स होते हैं वो है थायोफ्लैविन टी। थायोफ्लैविन टी, टी के बाद अगले अक्षर क्या आते हैं, TUV। तो थायोफ्लैविन टी के लिए कौन सी लाइट चाहिए होगी, UV लाइट चाहिए होती है। इसके बाद अगर आप याद कर सको, मिथाइल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट और पास, ये कुछ अन्य स्टेन है, याद हो सकते हैं तो ठीक, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब दो टेक्निक्स बची, एक माइक्रोस्कोप बचा, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसमें अमाइलॉइड का डायमीटर कितना पाया गया, 7.5 to 10 नैनोमीटर्स। रटना है, जल्दी से रट लो, अमाइलॉइड का डायमीटर 7.5 to 10 नैनोमीटर्स। फिर हमने एक बहुत एडवांस टेक्निक करी जो है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, जिसमें मुझे एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर पता लगा। ऐसा दिखता है, फोटो आपको नहीं आएगी बट वो दिखता है बीटा प्लीटेड शीट्स की तरह। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बीटा प्लीटेड शीट जो है अमाइलॉइड की वो किस पे पाई जाती है, लाइट माइक्रोस्कोप, पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो बीटा प्लीटेड शीट किसी भी माइक्रोस्कोप पे नहीं पाई जा सकती, किसी भी माइक्रोस्कोप पे नहीं। ये देखने के लिए आपको एक अलग मशीन चाहिए जिसका नाम है, आपको अंदर तक देखना है एक्सरे विजन के साथ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट, बेस्ट स्टेन कॉन्गो रेड। फाइनल आजकल के दो लेटेस्ट क्वेश्चन, अगर आप किसी में अमाइलॉइडोसिस सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप उस मरीज का सैंपल कहाँ से लोगे। तो पहले बोला जाता था कि सैंपल लो रेक्टल बायोप्सी, ये पहले का आंसर था। बट रेक्टल बायोप्सी लेने के साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। तो आजकल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है अब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन। आपकी भी डायग्नोसिस बन जाएगी, मरीज भी खुश है कि थोड़ा सा अब्डोमिनल फैट आपने ले लिया। सो अब्डोमिनल फैट एस्पिरेशन आजकल इन्वेस्टिगेशन सैंपल यहाँ से लिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो INI-CT एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी है वो ये है, अगर आप देखना चाहते हो कि एक मरीज के शरीर में कितना प्रतिशत शरीर है जो अमाइलॉइडोसिस से अफेक्ट हुआ है, तो एक्सटेंट जानने के लिए कौन सी आजकल मशीन आई है, एक्सटेंट ऑफ अमाइलॉइडोसिस इज डिटेक्टेड बाय अ मशीन कॉल्ड
सिंटिग्राफी। बस ये थे हमारे अमाइलोइडोसिस के कुछ क्वेश्चंस और इसके साथ इम्यूनोलॉजी चैप्टर भी खत्म। पैथोलॉजी के बाद अब हम माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इम्यूनिटी टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक है एंटीजन। उस एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी कैसे बनती है और दोनों जब मिलते हैं तो किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, ये हैं वो 3 चीज़ें जो आपको पढ़नी है। तो अब एक एक करके पहले हम शुरुआत करेंगे एंटीजन से, चाहे वो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट हो। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में आता है तो एंटीजन आने के बाद सबसे पहले बाइंड करता है, या तो किसी सेल से बाइंड करेगा या फिर किसी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। तो उस फिनोमिना को बोला जाता है एंटीजेनिसिटी। क्या है एंटीजेनिसिटी? ए के बाद आता है बी, तो एंटीजेनिसिटी होता है कि एंटीजन जब बॉडी में आया तो वो एक सेल या एक एंटीबॉडी से जुड़ सकता है, बाइंड कर सकता है, वो एंटीजेनिसिटी कहलाएगा। अब वो एक एंटीजन आया और सेल से जुड़ गया, इसका ये मतलब तो नहीं ना सेल एक्टिवेट हो जाएगा और इम्यूनिटी पक्का ही पक्का बनेगी। तो मैम इम्यूनिटी का बनना ना बनना प्लस माइनस होता है। इम्यूनिटी का बनना होता है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होगा? टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 2 चीज़ें। सबसे पहले अगर एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो वो आके बाइंड करा, उसे एंटीजेनिसिटी बोला। उससे आगे जाके इम्यूनिटी इंड्यूस कर दी तो उसे हमने इम्यूनोजेनिसिटी बोला। अब ये सोचो कि ये वाले स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। हमारी बॉडी पे एक एंटीजन आया और बाइंड कर गया, मतलब एंटीजन आया और बाइंड कर गया, उसने दिखाई एंटीजेनिसिटी। तो क्या ये पक्का है कि वो सेल को एक्टिवेट कर जाएगा? ज़रूरी नहीं है मैम, हो सकता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स बना ही ना पाए। तो ऑल एंटीजन्स विद एंटीजेनिसिटी डज नॉट मीन कि वो इम्यूनोजेनिसिटी दिखाएंगे। पर अगर इसका उल्टा पढ़ो, अगर इम्यून रिस्पॉन्स बन चुका है, अगर एंटीजन ने इम्यूनोजेनिसिटी दिखा दी है, तो इम्यून रिस्पॉन्स तो तभी बना होगा ना अगर वो आके पहले हमसे जुड़ा था। ऑल एंटीजन्स विद इम्यूनोजेनिसिटी, वो एंटीजेनिसिटी तो पक्का ही दिखाएंगे। तो अब 2 स्टेटमेंट्स याद रखो, एंटीजेनिसिटी अगर है तो इम्यूनोजेनिसिटी होगा या नहीं ये मेरी कोई गारंटी नहीं है, पर अगर इम्यूनोजेनिसिटी दिखने लग गई है तो एंटीजेनिसिटी तो पक्का हुआ ही होगा। अब हम इसके बाद एक डिफरेंट टाइप का एंटीजन पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रो एंटीजन या इनकम्प्लीट एंटीजन, जिसे हैप्टेन बोला जाता है। तो हैप्टेन का मतलब ये होता है कि ये आके बॉडी में जुड़ा तो सही, एंटीजेनिसिटी तो दिखाई, पर इम्यूनोजेनिसिटी मतलब इम्यून रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर पाया। तो हमें क्या करना है मैम? सिर्फ बाइंड करा देने से थोड़ी ना काम चलेगा, आपको तो इम्यून रिस्पॉन्स बनाना है। तो आप क्या करो, इस इनकम्प्लीट को किसी तरह कंप्लीट एंटीजन में कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके साथ आप एक प्रोटीन कैरियर लगा दो। तो प्लीज रिमेंबर, हैप्टेन के साथ अगर प्रोटीन कैरियर लगा दोगे तो वो कंप्लीट एंटीजन बन जाएगा। और इसी चीज को हम दोबारा लिख लेते हैं, हैप्टेन का क्या मतलब है? इनकम्प्लीट एंटीजन। अगर इस इनकम्प्लीट एंटीजन के साथ मैंने प्रोटीन कैरियर लगा दिया तो अब जो बन जाएगा वो है कंप्लीट एंटीजन, मतलब अब वो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता है। तो अब अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हेट्रोफाइल एंटीजन। अभी तक आपने क्या पढ़ा? एक सिंपल एंटीजन का डेफिनेशन, दूसरा इनकम्प्लीट से कंप्लीट एंटीजन बनाने का क्या प्रोसीजर है, तीसरा जो आप पढ़ रहे हो वो है हेट्रोफाइल एंटीजन। हेट्रो शब्द का मतलब मुझे यहाँ से समझ आता ही है कि ये कुछ डिफरेंट एंटीजन्स के बारे में है। बिल्कुल, ये है एंटीजन ए और ये है एंटीजन बी, और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ये 2 अलग अलग बैक्टीरिया है, 2 अलग अलग एंटीजन है। पर आपको पता है कि कई बार चाहे वो देखने में बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें, बट हो सकता है कोई एक सीक्वेंस उनमें ऐसी है जो सेम है। मतलब कजन ब्रदर्स मान लो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग फैमिली से आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट है, उनका कॉमन इंटरेस्ट है जहाँ दोनों की जो राय है, दोनों का जो थॉट प्रोसेस है वो मिल जाता है। मतलब एंटीजन कई बार अपने स्ट्रक्चर का एक छोटा छोटा भाग किसी दूसरे एंटीजन से शेयर करते हैं, ट्विन्स ढूंढ लेते हैं कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट तुम्हारे ये वाले पार्ट की तरह बिल्कुल समान दिखाई दे रहा है। तो एंटीजन्स शेयर एपिटोप्स। अब सोचो अगर यहाँ एंटीबॉडी बनी तो ये एंटीबॉडी तो कंफ्यूज हो जाएगी ना, वो इसको और इसको सेम मानेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि एंटीबॉडी आगे जाके क्रॉस रिएक्ट करेगा, और इन्हें बोला जाता है हेट्रोफाइल एंटीजन। इसके लिए 2 टेस्ट हैं जो आपको जानने हैं। एक है व्हील फेलिक्स टेस्ट जो रिकेट्शिया के लिए कराया जाता है। क्या मतलब हुआ कि रिकेट्शिया की अगर आपको एंटीबॉडी ढूंढनी है मरीज के अंदर, तो मैम आप कहोगे कि अच्छा रिकेट्शिया की एंटीबॉडी बनी है तो रिकेट्शिया के एंटीजन से रिएक्ट कराओ ना। नहीं, व्हील फेलिक्स टेस्ट में हम किसके एंटीजन से रिएक्ट कराते हैं? प्रोटियस के एंटीजन। मतलब प्रोटियस और रिकेट्शिया के एंटीजन है अलग अलग, पर कुछ तो उनमें शेयरिंग ऑफ एपिटोप्स होता है। सिमिलरली पॉल बनेल टेस्ट होता है ईबीवी के अगेंस्ट। ईबीवी पॉल बनेल टेस्ट इज हेट्रोफाइल एंटीजन टेस्ट। व्हील फेलिक्स टेस्ट ऑफ रिकेट्शिया इज हेट्रोफाइल एंटीजन टेस्ट। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज नोन एज
सुपर एंटीजन। पहले आप एक नॉर्मल एंटीजन समझ लो। जब भी कोई नॉर्मल, यहाँ पे हम एक नॉर्मल एंटीजन बनाते हैं, जब भी कोई नॉर्मल एंटीजन आता है तो वो सबसे पहले कौन सा सेल उसे खा लेता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे कहाँ रखता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उसे MHC के ऊपर रखेगा और किसे जाके पकड़ा देगा? टी सेल को जाके टी सेल रिसेप्टर पे पकड़ा देगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक जो नॉर्मल एंटीजन होता है वो एक तरफ जुड़ता है MHC के साथ और एक तरफ जुड़ता है टी सेल रिसेप्टर के साथ। रिपीट करो, एक तरफ जुड़ता है MHC, एक तरफ जुड़ता है टी सेल रिसेप्टर, पर इनके सेंटर में आके जुड़ता है। सुपर एंटीजन थोड़ा अलग है। सुपर एंटीजन है हमारा VVIP। वो कहेगा कि मैं उस एंट्री उस लाइन में तो खड़ा होकर जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे नॉर्मल वाले एंटीजन जा रहे हैं, मैं जाऊंगा लाइन तोड़ के साइड से, मेरी VVIP एंट्री होगी। तो मुझे बताओ कि सुपर एंटीजन सेंट्रल बाइंडिंग कराता है या लैटरल बाइंडिंग कराता है? सुपर एंटीजन की होती है लैटरल बाइंडिंग, तो वो ये साइड पे आके जुड़ता है, सेंटर में नहीं जुड़ता। और साइड पे जुड़ने की वजह से वो 20% से ज्यादा टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है। इतने सारे टी लिम्फोसाइट्स एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं मैम, क्योंकि VVIP आया है तो सारे एकदम से वहां पे आके काम करना शुरू कर देते हैं। तो कितने सारे लिम्फोकाइंस रिलीज हुए और इस वजह से मरीज को होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। आई होप यू रिमेंबर कि जो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का टॉक्सिन है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, वो कराता है ये सेम मैकेनिज्म। और उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है? दैट इज गोइंग टू बी विद द टैम्पन्स। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो क्या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम सिर्फ स्टेफाइलोकोकस कराता है? नहीं। सुपर एंटीजन्स की लिस्ट में सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नहीं है, स्टेफाइलोकोकस के साथ स्ट्रेप्टोकोकस भी है और ये दोनों ही टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करा सकते हैं। ये तो स्टैफ और स्ट्रेप्टो हो गया। इसके अलावा प्लीज रिमेंबर दोनों प्रकार के यर्सीनिया, यर्सीनियोसिस, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिका, यर्सीनिया स्यूडोट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरिया की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई क्योंकि हमारा TB भी सुपर एंटीजन में ही आता है। इसके बाद अब हम आते हैं वायरसेस की तरफ। तो पहले हमने खत्म करे बैक्टीरिया जो है सुपर एंटीजन। वायरसेस में आता है EBV, CMV और रेबीज, रेबीज डेडली वायरस। एंड फाइनली फंगस में कौन है? मैलासीजिया फरफर। तो ये पूरी लिस्ट है वो सारे ऑर्गेनिजम्स की जो सुपर एंटीजन की तरह काम कर सकते हैं, पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराने वाले दो हैं, वो है स्टैफ और स्ट्रेप्टो। अब हम आगे चलते हैं। एंटीजन के बारे में हमने काफी पढ़ लिया, तो अब हम थोड़ी सी नॉलेज एंटीबॉडी के बारे में भी लेंगे। ये है एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। हमेशा एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोब्युलिन नाम से जाना जाता है और हम हमेशा इसी पैटर्न में लिखते हैं गैमडी, IgGAMDE। रीजन बीइंग कि ये जो गैमडी निमोनिक है ये मुझे बताता है मैक्सिमम से मिनिमम ब्लड में क्या कॉन्सेंट्रेशन है। तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन IgG की होती है, फिर AMD और सबसे कम होती है IgE की। अब हम देखते हैं कि पहले बेसिक स्ट्रक्चर देख लो। एक मुझे बड़ी वाली चेन दिखाई दे रही है, बड़ी वाली चेन तो ऑब्वियसली हैवी चेन होगी, और एक मुझे छोटी वाली हल्की वाली चेन दिखाई दे रही है तो वो होगी लाइट चेन। तो पहले तो हैवी वाली चेन का लगभग 50,000 डाल्टन, तो लाइट चेन का आधा हो गया 25,000 डाल्टन। अब मुझे बताओ कि जो हैवी वाली चेन है कितनी दिख रही है? 2 हैवी चेन्स दिखाई दे रही हैं। और लाइट वाली भी कितनी दिख रही हैं? 2 लाइट चेन्स दिखाई दे रही हैं। इनका आपस में कनेक्शन कैसे हुआ है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से। यहां तक समझ आया? अब इनके बीच की कहानी देखनी शुरू करो। अगर हम देखें तो इसके अंदर जो हैवी चेन है उसमें एक वेरिएबल रीजन है, जो लाइट चेन है उसमें वेरिएबल रीजन है। तो मतलब यहाँ पे मैम एक वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, यहाँ पर भी वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। तो कितने कितने वेरिएबल रीजन है? हर चेन के पास, हैवी चेन के पास एक वेरिएबल रीजन, लाइट चेन के पास एक वेरिएबल रीजन। सिंपल, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर अगर मैंने कॉन्स्टेंट रीजन देखना शुरू करा, लाइट चेन के पास तो कांस्टेंट रीजन एक है, यहाँ पे भी कांस्टेंट रीजन एक है, कोई बात नहीं। पर हैवी चेन के पास कितने कांस्टेंट रीजन है? कांस्टेंट रीजन 1 2 3। सो रिमेंबर हैवी चेन के पास कांस्टेंट रीजन्स होते हैं 1 2 एंड 3। पर यहाँ पर जब मैंने दूसरा एंटीबॉडी देखा तो वही कहानी, ये बना लाइट चेन और ये बना हैवी चेन। पहले वेरिएबल रीजन ढूंढते हैं, वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। वेरिएबल रीजन तो 1 1 होता है, वेरिएबल 1 1 होता है, पर कांस्टेंट लाइट चेन में तो एक होता है। मैम हैवी चेन में आपने कहा था 3 होते हैं, पर मुझे यहाँ पे कितने दिखाई दे रहे हैं? मुझे यहाँ पे 4 दिखाई दे रहे हैं। तो अब याद करो कि जो गैमडी निमोनिक है उसमें से जो मी है, तो मी मतलब जो अपने बारे में बात करे वो अपने बारे में ज्यादा बात करेगा, तो इसके पास ज्यादा कांस्टेंट चेन रीजन्स होते हैं।
IgM और IgE के पास कितने कांस्टेंट रीजन होते हैं? 4। तो IgM और E के पास, बाकी G, A और D के पास कितने कांस्टेंट रीजन्स होते हैं? उनके पास 3। तो बाकी सब सेम है, दोनों के पास एक एक वेरिएबल रीजन होता है, ये तो हमें पता ही है। कांस्टेंट रीजन में दिक्कत है, तो बाकी सारों के हैवी चेन में 3 होते हैं, पर मी की हैवी चेन में 4 कांस्टेंट रीजन्स होते हैं। अब मुझे बताओ इन सब कहानी में एंटीजन कहाँ के जुड़ रहा है? एंटीजन आके जुड़ता है वेरिएबल रीजन के पास। थोड़ा सा इसे जूम इन करके देखो, आपने कहा मैम एंटीजन आके जुड़ता है वेरिएबल चेन के पास। वेरिएबल चेन के अंदर भी एक और रीजन है जहां पे एग्जैक्ट जुड़ता है। वेरिएबल चेन के अंदर क्या बनता है? हाइपर वेरिएबल रीजन। तो एंटीजन एक्चुअली वेरिएबल रीजन से नहीं जुड़ता, उसके अंदर जाके हाइपर वेरिएबल रीजन से जुड़ता है, जिसे हम CDR के नाम से भी जानते हैं। CDR इज कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटर्मिनिंग रीजन। कॉम्प्लीमेंटैरिटी डिटर्मिनिंग रीजन CDR वो हाइपर वेरिएबल रीजन है जो वेरिएबल के अंदर जाके पाया जाता है। तो अब हमें इतना समझ आ गई, तो हम बाकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ सकते हैं। निमोनिक हम जानते हैं गैमडी, जिसमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन IgG की है और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन IgE की है। तो अगर आप देखो ज्यादातर जो एंटीबॉडीज है वो एक सिंगल सिंगल दिखाई देंगी, पर वो कौन सी एंटीबॉडी है जो दो दो है जुड़ी हुई पाई जा सकती है? तो डायमेरिक फॉर्म IgA में पाया जा सकता है। और वो कौन सी एंटीबॉडी है जिन्होंने 5 का ग्रुप बना के एक साथ इकट्ठा हुए हैं? तो 5 का ग्रुप वाला पेंटामेरिक वाले कौन से हैं? पेंटामेरिक है IgM। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं गैमडी प्रोसीजर में। IgG हमें पता है कि ये वो इकलौती एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। अगर हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो गैमडी निमोनिक के हिसाब से सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। हर एंटीबॉडी कितने एंटीजन को अपने से जोड़ सकती है? 2 को। तो कितनी वैलेंसी हुई? 2 एंटीजन्स। IgG हमेशा लंबे वाले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देखी जाती है। IgG कौन से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती है? तो दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट द क्लासिकल पाथवे। प्लीज रिमेंबर आपने पैथोलॉजी में पढ़ा था कि क्लासिकल पाथवे 2 एंटीबॉडीज एक्टिवेट कर सकती है, एक IgM और एक IgG। अच्छा, अगर आपको याद है तो IgG को हम गरम मसाला बुलाते थे पैथोलॉजी में, क्योंकि इसे बेस्ट ऑप्सोनिन माना जाता है, जिनमें से IgG1 और IgG3 सबसे अच्छे ऑप्सोनिन है। इसका मतलब ये हुआ कि IgG की कुछ आगे सब क्लासेस हैं, G1, G2, G3, G4। इसमें से मैंने जान लिया कि G1 और G3 जो हैं वो हैं हमारे बेस्ट ऑप्सोनिन। ओके, उसके बाद मैंने जाना कि G4, जब भी IgG4 बढ़ेगा, प्लीज रिमेंबर एक डिजीज होती है IgG4 रिलेटेड डिजीजेस, जिसमें IgG4 बढ़ता है, और IgG4 रिलेटेड डिजीजेस में वो सारी डिजीजेस आएंगी जिसमें बॉडी में बहुत ज्यादा फाइब्रोसिस होता है। फाइनली आता है IgG2। तो आपको पता है कि सारे IgG प्लेसेंटा क्रॉस कर सकते हैं, पर कौन सा IgG है जो शायद प्लेसेंटा नहीं क्रॉस कर पाएगा? तो लीस्ट चांसेस ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा आर गोइंग टू बी IgG2। तो G1 एंड G3 हो गए हमारे ऑप्सोनिन्स, G2 प्लेसेंटा नहीं क्रॉस करेगा लगभग, और G4 कराएगा फाइब्रोसिस। IgG के बाद अगला आता है IgA। जैसा आप देख सकते हो, या तो ये सिंगल IgA मतलब मोनोमेरिक फॉर्म होगा, या फिर ये दो दो जुड़े होंगे। तो जब आप इनका डायमेरिक फॉर्म, जुड़ा हुआ फॉर्म देखते हो, तो जुड़ने के लिए पहले तो बीच में एक ज्वाइनिंग चेन होती है जो 2 IgA को जोड़ के रखती है, पर एक जोड़ से तो नहीं चलेगा मैम। उसके ऊपर जैसे हम इंडियन फैमिलीज को होता है ना, एक टेप लगाने से नहीं होगा, भर के टेप लगा दो। तो एक तो पहले टेप लगा दी, वो थी ज्वाइनिंग चेन, फिर उसके ऊपर डबल टेप लगाई, उसे हमने बोला सिक्रीटरी प्रोटीन। हर जगह से लपेट दिया ताकि ये दोनों साथ ही जुड़े रहें, इसे बोलते हैं IgA। तो अब मुझे बताओ कि IgA कौन से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है? A फॉर A, ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसा कि मैंने कहा 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, मोनोमेरिक और डायमेरिक। तो रिमेंबर, मोनोमेरिक मतलब सिंगल। सिंगल कहाँ होगा? सीरम में होगा। तो ब्लड में जो मुझे घूमता हुआ फॉर्म दिखेगा ना, वो सिंगल सिंगल एंटीबॉडी दिखती है। पर अगर मैं सिक्रीशंस में जाके देखूं, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क सिक्रीशंस में ये पाया जाता है, या फिर अगर मैं कोई म्यूकोजा में जाके देखूं, जैसे GIT हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, तो इनमें जो एंटीबॉडी पाई जाती है वो डायमेरिक फॉर्म है। इस वजह से इस एंटीबॉडी को, IgA को, म्यूकोजल एंटीबॉडी भी बोला गया है, और इसी वजह से IgA को सिक्रीटरी एंटीबॉडी भी बोला गया है। सो प्लीज नोट कि अगर ये ब्लड में होगा तो अकेले घूमेगा, म्यूकोजा और सिक्रीशन में होगा तो ये दो दो के फॉर्म में घूमेगा। अब हम चलते हैं IgM की तरफ। इसे मिलियनेयर एंटीबॉडी बोला जाता है। टेल यू व्हाई, क्योंकि ये है पेंटामेरिक। अब खुद सोचो कितनी एंटीबॉडीज ने मिलके IgM बनाया? टोटल 5 IgM एक साथ पाए जाते हैं, तो ये हो गए पेंटामेरिक। अब मुझे खुद बताओ कि कितनी वैलेंसी होगी मैम? अगर एक एंटीबॉडी से 2 एंटीजन जुड़ते थे तो 5 एंटीबॉडी से इतनी मैथ्स तो हम जानते ही है ना,
दैट इज 5 से 10 एंटीजन जुड़ेंगे। तो आइडियली क्या वैलेंसी है, 10 एंटीजन। बट खुद सोचो, आप अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो और वहां पे 10 सीटें खाली हैं, तो क्या आप जाके बिल्कुल, अगर यहाँ कोई बैठा है तो आप उसके बिल्कुल चिपक के साथ वाली सीट में बैठोगे, या फिर आप कहोगे चलो एक सीट छोड़ देते हैं और दूसरी सीट पे जाके बैठ जाते हैं। आपके साथ वाला आएगा, वो एक सीट छोड़ेगा, दूसरी सीट पे जाके बैठेगा। फिर ऐसे करते करते अगर सभी ऐसा करेंगे, एंटीजन्स भी ऐसा करेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको लगता है कि 10 पे से 10 सीटें भर जाएंगी? नहीं, प्रैक्टिकली मैम 5 से 6 एंटीजन ही आके जुड़ सकते हैं। बट ये मुझे समझ आया कि मैक्सिमम एंटीजन बाइंडिंग साइट्स अगर किसी के पास है तो वो है IgM, साथ में मैक्सिमम मॉलिक्यूलर वेट भी इसी का है, तभी इसे अंबानी बोला गया है। ये है मिलियनेयर एंटीबॉडी, क्योंकि सब कुछ इसके पास मैक्सिमम है। उसके बाद देखा जाए तो इसका 80% जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ब्लड वेसल के अंदर होता है, मतलब इंट्रावैस्कुलर। और अगर फीटस में देखा जाए तो ये 20th वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद बताओ कौन सा इन्फ्लेमेशन, ये तो सभी जानते हैं कि IgM बनता है अक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और ये कौन से कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करता है, क्लासिकल। जैसा हमने जाना था IgM और IgG क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। अभी IgM की कहानी खत्म नहीं हुई। अगर आप पैथोलॉजी में जाओ तो जब आपने B सेल्स बनाए थे तो आपने ये कहा था कि B सेल के ऊपर जो B सेल रिसेप्टर होता है, याद है B सेल के पास तो MD डिग्री शुरू से ही है, तो B सेल के पास MD डिग्री मतलब IgM क्या है, IgM is a B cell receptor। इसी के बेसिस पे आपको समझ आया कि अगला वाला IgD is also a B cell receptor। अब आता है INICET के लिए क्वेश्चन, क्या IgD कोई कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर सकता है? यस, ऑल्टरनेट पाथवे। अभी तक हमने पढ़ा था कि ऑल्टरनेट पाथवे A फॉर A से एक्टिवेट होता है, बट क्या कई बार IgD भी उसे एक्टिवेट कर सकता है? दैट इज पॉसिबल। अब बचा आखिरी वाला, दैट इज IgE। अगर हम गैम्डी निमोनिक के हिसाब से जाए तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होती है, और ये प्रीवियस ईयर FMG या नीट क्वेश्चन है, PYQ है। इसके दो नाम है जो आपको रटने हैं, एक है होमोसाइटोट्रोपिक एंटीबॉडी और एक है रिएजिनिक एंटीबॉडी। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी के ब्लड में IgE के लेवल्स बढ़े हुए आ रहे हैं तो या तो आप सोचोगे कि कोई एलर्जी हुई है, एलर्जी मतलब कोई मौसम बदला है, सीजन चेंज हुआ, या कोई खाने की एलर्जी या ड्रग की एलर्जी, या फिर उसे अस्थमा जैसी कोई दिक्कत है जिसमें एलर्जी है। दूसरी सिचुएशन हो सकती है पैरासिटिक इन्फेक्शन, हुकवर्म, राउंडवर्म या और कोई पैरासाइट। तो IgE का बढ़ना या तो एलर्जी या पैरासाइट का संकेत देगा। फाइनली आपने गैम्डी निमोनिक पूरा पढ़ लिया, आपने एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग तो पढ़ लिए। अब मिलाकर ये जब मिलेंगे तो किस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं? दो टाइप के रिएक्शंस है, एक है प्रेसिपिटेशन और दूसरा है एग्लूटिनेशन। दोनों में कौन जुड़ रहा है? एंटीजन और एंटीबॉडी जुड़ रहा है। तो एंटीबॉडी तो दोनों में सेम रहती है, एंटीजन किस टाइप का है वो डिफरेंशिएट होता है। तो एक में सॉल्युबल एंटीजन है, एक में पार्टिकुलेट एंटीजन है। और अभी हमारा फेवरेट निमोनिक शुरू से दोनों सब्जेक्ट्स में क्या रहा है? P इज नॉट फॉर P। मतलब प्रेसिपिटेशन में क्या आप पार्टिकुलेट एंटीजन रखोगे? नहीं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में सॉल्युबल एंटीजन होता है, वेयरएज एग्लूटिनेशन रिएक्शन में पार्टिकुलेट एंटीजन होता है। तो P इज नॉट फॉर P। एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आप मुझे बताओ, एंटीजन और एंटीबॉडी को आप मिला रहे हो, कौन सा एंटीजन? P लिख दिया तो पार्टिकुलेट नहीं लिख सकते, सॉल्युबल एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो चलो देखें, आप ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ करा रहे हो? क्या आपने कोई लिक्विड मीडियम चुना है या आपने कोई जेल मीडियम चुना है? तो सबसे पहले लिक्विड मीडियम की बात करते हैं। आपने इसमें दो टाइप के टेस्ट पढ़ने हैं, जो आई वांट कि आप पहले डायरेक्टली ना एक फोटो देख लो। इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेस्ट ट्यूब फोटो भी है, एक्चुअल भी है। और जब भी एंटीजन और एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल ये एंटीबॉडी है और ये एंटीजन है, तो जहाँ ये एंटीजन और एंटीबॉडी मिल रहे हैं, क्या आपको एक रिंग बनती दिखाई दे रही है? बिल्कुल। और इसमें आपने कोई जेल कुछ नहीं यूज करा, ये सब कहाँ हो रहा है? रिंग टेस्ट कहाँ हो रहा है? लिक्विड में हो रहा है। तो इसे बोला जाता है एस्कोली थर्मो रिंग प्रेसिपिटेंट टेस्ट। और ये हम पढ़ चुके हैं। एस्कोलीज टेस्ट किस में पाया जाता है? एंथ्रैक्स में। सिमिलरली स्ट्रेप्टोकोकस के लिए एक ग्रुपिंग करी जाती है, लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन। बीटा स्ट्रेप्टोकोकस के लिए सी वॉल एंटीजन के बेसिस पे लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन करी जाती है। वो भी एक रिंग टेस्ट है जो लिक्विड में किया जाता है। तो रिपीटिंग, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जब लिक्विड में किए जाते हैं तो जहां एंटीजन और एंटीबॉडी मिलेंगे, अगर आपको रिंग दिखाई दे रहा है तो इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक है एस्कोली एंथ्रैक्स वाला और एक है लैंसफील्ड स्ट्रेप्टोकोकस वाला। अच्छा, दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने पे रिंग दिखा तो रिंग टेस्ट, अगर दोनों के मिलने पे आपको डॉट डॉट डॉट
फ्लॉक्यूल्स दिखे, तो कौन से वाले फ्लॉक्यूल्स दिखे तो आपको सोचना है सिफिलिस वाले टेस्ट। अगर आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के मिलने पे रिंग मिला था तो रिंग टेस्ट, अगर आपको एंटीजन एंटीबॉडी मिलने पे फ्लॉक्यूल्स मिले तो दो टाइप के टेस्ट, या तो आपको स्लाइड पे मिला है या फिर आपको ट्यूब में फ्लॉक्यूल्स मिले। ट्यूब वाले टेस्ट को सिफिलिस के लिए ट्यूब वाला फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट है कैहन टेस्ट, एंड स्लाइड वाला फ्लॉक्यूलेशन टेस्ट है वीडीआरएल टेस्ट। और ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लीज रिमेंबर स्लाइड वाला वीडीआरएल जो है वेरी वेरी डिफिकल्ट, आपको स्लाइड पे माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, ये निमोनिक हमने पढ़ा है। अब ये लिक्विड की बजाय अगर हम जेल में करने की कोशिश करें, यही प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अब मैंने जेल में करने की कोशिश करी है, इसमें आपको जानने से पहले दो चीजों का मतलब समझना पड़ेगा। किस डायमेंशन, जेल को आपने किस डायमेंशन में रखा और क्या डिफ्यूजन कराया, क्या मतलब है। अगर आप टेस्ट ऐसे टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो टी से आप 1 बना सकते हो, ये बोला जाता है टेस्ट हो रहा है 1 डायमेंशन में। पर अगर आप ऐसे स्लाइड पे टेस्ट कर रहे हो, स्लाइड का उल्टा करो 2, तो अब आप टेस्ट कर रहे हो 2 डायमेंशन में। प्लीज रिमेंबर टेस्ट ट्यूब में हुआ तो 1 डायमेंशन का टेस्ट है और स्लाइड पे हुआ तो 2 डायमेंशन का टेस्ट है। डायमेंशन समझ आ गया। अब आता है डिफ्यूजन। सिर्फ एंटीजन मूव करेगा तो इसे बोला जाएगा सिंगल डिफ्यूजन, और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मूव करेंगे तो इसे बोला जाएगा डबल डिफ्यूजन। ऑब्वियस सी बात है ना, एक चीज मूव करेगी तो सिंगल डिफ्यूजन, दोनों मूव करेंगे तो डबल डिफ्यूजन। यहाँ तक समझ आया? एक बार जल्दी से रिपीट कर दो बिना देखे। अगर टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो कहेंगे 1 डायमेंशन, अगर स्लाइड पे हो रहा है तो कहेंगे 2 डायमेंशन, अगर सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है तो हम कहेंगे सिंगल डिफ्यूजन, और अगर एंटीजन एक तरफ से मूव कर रहा है और एंटीबॉडी दूसरी तरफ से मूव कर रहा है तो अब हम इसे कहेंगे दोनों मूव कर रहे हैं तो डबल डिफ्यूजन। चलो पहले एक फोटो देखते हैं और देखते हैं कितना समझ आ सकता है। तो अब बताओ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन हो रहा है। अब बताओ टेस्ट ट्यूब को क्या बोले, डायमेंशन पता कर दो, टी मतलब 1D, तो हम बात कर रहे हैं सिंगल डायमेंशन की। अब आपको देखना है कि मैम अगर पहले वाली ट्यूब में मैंने एरो देखे ना तो केवल एंटीजन मूव कर रहा था, अगर एक मूव करेगा तो डिफ्यूजन सिंगल डिफ्यूजन, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में एंटीजन भी मूव कर रहा है और एंटीबॉडी भी मूव कर रहा है तो इसे बोलेंगे डबल डिफ्यूजन। अब इन सब चीजों को जोड़ दो। आप कर रहे हो 1 डायमेंशन में क्योंकि टेस्ट ट्यूब की बात है, तो टेस्ट का नाम क्या बनेगा, अगर एक ही चीज मूव कर रही है तो आप कहोगे सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, अगर दोनों मूव कर रहे हैं तो आप कहोगे डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। और इनका क्या नाम है, सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन इज नोन एज द आउडिन टेस्ट एंड डबल डिफ्यूजन in 1 dimension is known as the Oakley-Fulthorpe test. It is known as the Oakley-Fulthorpe टेस्ट। याद करने के लिए आजकल हमारे सारे जेनजी इंस्टाग्राम पे एक निमोनिक जरूर आता है, हैशटैग आता है, दैट हैशटैग इज OOTD, आउटफिट ऑफ द डे। हम आउटफिट ऑफ द डे को माइक्रोबायोलॉजी के हिसाब से बना लेते हैं। आउटफिट ऑफ द डे का टी होगा ट्यूब, एंड जैसे ट्यूब मैंने लिखा तो डायमेंशन कौन सा बन गया, 1D लिखा है तो 1 डायमेंशन, तो ट्यूब से हो गया 1 डायमेंशन। अब मुझे जानना है सिंगल O या डबल O वाला टेस्ट। मैम अगर सिंगल O आ रहा है मतलब सिंगल डिफ्यूजन होगा। सिंगल O वाला कौन सा टेस्ट है, आउडिन टेस्ट, उसमें सिंगल O दिख रहा है मुझे यहाँ पे। पर अगर हमने लिखा ओक्ले फुलथॉर्पी टेस्ट, इसमें तो दो ओज आ रहे हैं, इसमें दो ओज आ रहे हैं, तो मतलब कौन सा डिफ्यूजन, डबल डिफ्यूजन। तो अब मुझे बताओ, अगर पूछा सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन तो सिंगल मतलब आउडिन टेस्ट, अगर पूछा डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन तो दो ओ लगाना, ओक्ले फुलथॉर्पी टेस्ट। तो ये तो टेस्ट ट्यूब की कहानी थी। अब हम दूसरी जो पढ़ रहे हैं वो स्लाइड पे करी जा रही है। जैसे ही आप स्लाइड पे करोगे तो अब जो डायमेंशन बन जाएगा वो 2D, तो यहाँ पे भी 2D लिख लो, यहाँ पे भी 2D लिख लो। अब आपको देखना वही है, केवल एंटीजन मूव कर रहा है तो सिंगल डिफ्यूजन, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मूव कर रहे हैं तो डबल डिफ्यूजन। जब सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा है तो दैट इज नोन एज रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, रिड, दैट इज नोन एज रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन। इसके अंदर याद करने का तरीका ये होगा कि रेडियल मुझे रेडियस बताता है, तो आपको ऐसा गोला दिखाई देगा, जैसे सर्कल का आप रेडियस और डायमीटर बनाते हो तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन आपको गोले की तरह दिखाई देगी। तो ये क्या होती है रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन? मैम ये हैं तो दोनों 2 डायमेंशन वाले, पर रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन इज सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, बिकॉज अब हम पढ़ेंगे DDDD। व्हाट इज DDDD? DDDD स्टैंड्स फॉर डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, डबल डिफ्यूजन 2 डायमेंशन। मतलब बताओ, 2 डायमेंशन का मतलब ये स्लाइड पे हो रहा है वो तो मुझे दिख ही रहा है, एंड डबल डिफ्यूजन का मतलब दोनों चीजें मूव करेंगी। तो अगर हम इसको जूम इन करके देखने की कोशिश करें, हमने यहाँ पे बहुत सारे टाइप के एंटीजन और एंटीबॉडी डाल दिए, हमें बेसिकली
देखना है डी 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 टेस्ट जो है, जो दो हमने यहाँ पे भी एक एंटीजन डाला, यहाँ पे भी डाला, यहाँ पे भी डाला, मैम ये सारे एंटीजन सेम है या ये अलग अलग एंटीजन है, हमें ये जानने की कोशिश करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो दो एंटीजन्स थे अगर ये सेम है तो आप देखोगे कि इनके यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो लाइन आपस में जुड़ जाएगी, ये एंटीजन की लाइन बननी शुरू हुई, ये वाले एंटीजन की लाइन बननी शुरू हुई, दोनों सेम थे तो दोनों आके मिल गए। तो अगर फ्यूज हुआ, अगर पूरा आर्क बना तो मतलब एंटीजन्स जो थे वो आइडेंटिकल थे। अगर एक तरफ से मिलने की कोशिश करी और एक तरफ से सीधा चला गया तो मतलब मैम वो मिलते मिलते रह गए, मतलब जो एंटीजन्स हैं वो कुछ कुछ समान है, पार्शियल आइडेंटिटी। बट अगर वो एक दूसरे को बिल्कुल आर पार करके क्रॉस कर गए, मतलब उनके बीच में कोई भी समानता नहीं है, वो जो एंटीजन्स हैं वो नॉन आइडेंटिकल हैं। तो जल्दी से बताओ, अगर दोनों की लाइन मिल गई तो दोनों सेम थे, अगर दोनों की लाइन एक दूसरे को कट करके चलेगी मतलब दोनों अलग थे, और अगर लगभग मिली लगभग कट कर गई तो मतलब वो है पार्शियल आइडेंटिटी। से क्या बोला जाता है? डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, और इसका एक्चुअल नाम जो है वो है आउटर लोनी टेस्ट। कैसे याद करें? तो जब हमने डी 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 बोला, क्या आप सबने वो एक बचपन में कार्टून देखा, डेक्स्टर की एक बहन होती थी डीडी, जो डेक्स्टर तो पूरा टाइम लैब में अपना रिसर्च साइंटिस्ट का काम करता था। डीडी हमेशा वो बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उसके लैब में आती थी, सारा सामान और सारे फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब तोड़ देती थी। तो जब भी डीडी आती थी तो डेक्स्टर क्या बोल के चिल्लाता था? आउच करके भागता था ताकि वो अपना सामान बचा सके। तो डी 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 जो डेक्स्टर की बहन का नाम था, जब भी डीडी पिक्चर में आएगी तो डेक्स्टर क्या बोलेगा? आउच, मतलब आउटर लोनी टेस्ट होता है। तो एक बार जल्दी से इस पूरी कहानी को अगर हम रिपीट करें, अगर मैंने सबसे पहले डायमेंशन के हिसाब से पूछा, सिंगल डायमेंशन में मैंने पूछा सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन को क्या कहेंगे? आउडिन टेस्ट, और डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन को क्या कहेंगे? 2 ओज, दैट इज ओक्ले-फुलथॉर्प टेस्ट। फिर 2 डायमेंशन में अगर मैंने पूछा सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन तो रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, और अगर मैंने डी पूछ लिया डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन, दैट इज आउच, आउटर लोनी टेस्ट। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। मैम ये सब करने में तो बहुत टाइम लगेगा, आपने हमें ये तो बता दिया कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस 2 टाइप के होते हैं, या तो लिक्विड में होंगे या जेल में होंगे। क्या इनको जल्दी जल्दी कर सकते हैं? बिल्कुल। जल्दी जल्दी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज, ताकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी है वो जल्दी जल्दी मूव करने लग जाए। सो ये जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो उससे काम जल्दी होगा और रिपोर्ट जल्दी आएगी। पर देखो, इधर से एंटीजन आ रहा है और इधर से एंटीबॉडी आ रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट चल रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। इसे बोलते हैं CIEP, काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। काउंटर से आपको याद आएगा कि ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होता है वो रॉकेट है, पहचानना सबसे इजी क्योंकि इसमें रॉकेट्स होंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें पहले तो एक, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस है तो आप एक जेल लेते हो और जेल में आप यहाँ पे एंटीबॉडी डाल देते हो। उसके बाद आप अलग अलग वेल कट आउट करते हो, उस वेल में आप एंटीजन्स को डालते हो। जैसे एंटीजन को यहाँ डाला, कैसे डाला? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हुए, इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन में वो एंटीजन्स अरेंज हो गए। तो सोचो, अगर इतना सा, अगर जैसे मान लो हम नंबर दे देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये एक एंटीजन था, इसमें मैम मात्रा 2% थी, इसमें 3% थी, इसमें 4% थी, इसमें 5% थी। तो जब 1% थी तो रिएक्शन छोटा सा रॉकेट बना के गया। जब थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी 2% तो वो ज्यादा हो गया रॉकेट। जब 5% हुई तो रॉकेट इतना ज्यादा हो गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं रॉकेट की लेंथ को देख के हमें पता लग जाएगा कि एंटीजन की कितनी क्वांटिटी है? तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए हम करते हैं रॉकेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब अगला आता है, ये सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन खत्म करने के बाद हम चलते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। याद है P इज नॉट फॉर P था, तो एग्लूटिनेशन में तो P नहीं आया, तो इसमें कौन सा एंटीजन यूज होता है? पार्टिकुलेट एंटीजन। और अगर पूछा गया कि इन दोनों में से बेहतर कौन है, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शंस बेहतर माने जाते हैं। 2 टाइप के एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हैं, सिर्फ नाम पढ़ लो, डायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन और इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन रिएक्शन। पहले एक फोटो देख लो, पहली वाली फोटो है डायरेक्ट एग्लूटिनेशन। आपने कहा था कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन में जो एंटीजन है वो पार्टिकुलेट एंटीजन होना चाहिए, तो ये सीधा सीधा डायरेक्ट टेस्ट हुआ, एंटीजन को एंटीबॉडी से रिएक्ट कराया, साथ में बना एग्लूटिनेशन, टेस्ट खत्म।
इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन में क्या है कि जो एंटीजन है वो अभी सॉल्यूबल है। आपको एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए सॉल्यूबल एंटीजन नहीं चाहिए, पार्टिकुलेट एंटीजन चाहिए। तो पहले तो आप इस सॉल्यूबल एंटीजन को पार्टिकुलेट किसी पार्टिकल पे जाके बैठाओ। ये तो सॉल्यूबल घूम रहा था, आपने किसी पार्टिकल पे इसे बिठाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैटेक्स पे जाके आपने इसे बिठा दिया, लैटेक्स या आरबीसी पे आपने पहले इसे बिठाया, इसे पार्टिकुलेट बनाया, फिर एंटीबॉडी डाली, फिर रिएक्शन हुआ, तो आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया ना, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में तो ऑलरेडी पार्टिकुलेट था, एंटीबॉडी डाली, काम चल गया। इनडायरेक्ट में सॉल्यूबल को पहले पार्टिकुलेट बनाया, उसके बाद टेस्ट करा, तो वो इनडायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट हुआ। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट दो जगह हो सकता है, याद है डायरेक्ट में क्या था, सीधा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, या तो इस स्लाइड पे किया जाएगा, जैसे हम जब AB ब्लड ग्रुपिंग करते हैं तो वो डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट है। उसके बाद ट्यूब में भी अगर यही करोगे तो फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा टाइफॉइड फीवर में किया जाता है विडाल टेस्ट। सैट किस में करते हैं, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट ब्रूसेला में करते हैं। कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट माइकोप्लाज्मा में करते हैं। व्हील फेलिक्स टेस्ट हम करते हैं इन केस ऑफ रिकेट्शिया। पॉल बनल टेस्ट हम करते हैं इन केस ऑफ एप्स्टीन बार वायरस एंड कूम्स टेस्ट। मतलब जितने बाकी के टेस्ट अब बचे ना वो सारे क्या बन जाएंगे, ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो याद करने का बेहतर तरीका तो ये रहेगा ना कि स्लाइड पर की जाती है हमारी ब्लड ग्रुपिंग और बाकी सारे जो टेस्ट है वो किए जाते हैं ट्यूब पर। तो इसमें मैम या तो स्लाइड या ट्यूब। अगर कोई बहुत एडवांस्ड है तो क्या वो किसी तरीके से माइक्रोस्कोप में एग्लूटिनेशन देख सकता है? यस, उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट, और ये देखा जाता है बाय द लेप्टोस्पायरा। तो अब इसके अंदर याद करने के लिए हम कैसे याद करें, इतने सारे एग्लूटिनेशन टेस्ट है कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये निमोनिक हम पहले कर चुके हैं, ये निमोनिक है कैट सैट ऑन द मैट, कैट सैट ऑन द मैट। तो इसके लिए मतलब कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट एंड माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट। और कैट को हिंदी में बोलते हैं माई बिल्ली। तो कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट माई के लिए किया जाता है, मतलब माइकोप्लाज्मा के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट ब्रूसेला के लिए किया जाता है एंड माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट माई बिल्ली तो लेप्टोस्पायरा के लिए किया जाता है। अब याद रहेगा, देख लो, कोल्ड कैट माइकोप्लाज्मा, स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन ब्रूसेला, माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन लेप्टोस्पायरा, ये सारे एग्लूटिनेशन वाले रिएक्शन थे। और मुझे बताओ माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप में देखोगे ये दोनों क्या है, ये स्लाइड या ट्यूब है? तो मैम आपने कहा था स्लाइड में तो सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग आती है, बाकी सारे हो जाते हैं ट्यूब एग्लूटिनेशन। तो ये जो अभी आपने पढ़ा ये थे सारे एग्लूटिनेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन रिएक्शंस खत्म करने के बाद अब जो दो तीन चीजें आपको पढ़नी है, सबसे पहली है एलाइजा, फुल फॉर्म जान लो, ये है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड, किसी एंजाइम की बात होगी, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इस प्लेट में किया जाता है। अगर आप रोज देखो, एक तरफ इसमें 12 वेल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ इसमें 8 वेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो टोटल कितने बने, 12 × 8। आप एक टाइम पे 96 वेल्स में सैंपल डाल के 96 लोगों का टेस्ट लगा सकते हो। तो एलाइजा में एक, जैसे आपको एलाइजा से किसी का थायराइड हार्मोन पता करना है तो आप अपने हॉस्पिटल में करीबन 90 लोगों का एक साथ थायराइड हार्मोन टेस्टिंग कर सकते हो। तो एलाइजा तो काफी अच्छा है। टोटल वेल्स याद कर लेना, 12 × 8 मतलब हो गया 96। अब इसके अंदर हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जो है एंजाइम लिंक। तो कोई भी टाइप के एलाइजा की बात हो, चाहे अभी हम बहुत सारे एलाइजा पढ़ेंगे, कुछ चीजें हैं जो सारे एलाइजा में समान रहेंगी। हर एलाइजा में, क्योंकि आपने कहा एंजाइम लिंक्ड है, एक एंजाइम का इस्तेमाल किया जाएगा। उस एंजाइम का नाम है HRP, हॉर्स रैडिश पेरोक्सिडेज। उस एंजाइम का नाम है हॉर्स रैडिश पेरोक्सिडेज। जहां भी एंजाइम आएगा वो किसी चीज को तोड़ेगा, तो तोड़ने के लिए कोई सबस्ट्रेट डालना पड़ेगा। और किस चीज को तोड़ता है, वो H2O2 को तोड़ता है, तो सबस्ट्रेट हो गया H2O2। और जब भी कोई एंजाइम है अगर वो किसी चीज को तोड़ रहा है तो मुझे तो अपनी आंखों से देख के पता नहीं लगने वाला ना कि केमिकली क्या हो रहा है। जब तक रंग नहीं बदलेगा सोल्यूशन का, मुझे अपनी आंखों से पता ही नहीं लगेगा। तो रंग बदलने के लिए हम डाल देते हैं एक क्रोमोजन जो है बेंजीडीन। तो जल्दी से बताओ एंजाइम कौन सा यूज होता है, पेरोक्सिडेज, हॉर्स रैडिश पेरोक्सिडेज। पेरोक्सिडेज क्या तोड़ेगा, सबस्ट्रेट क्या डालोगे, पेरोक्सिडेज H2O2 तोड़ेगा। और मुझे कैसे पता लगेगा टूट गया, कौन सा क्रोमोजन कलर दे देगा, तो क्रोमोजन का नाम है बेंजीडीन। अब आप पढ़ते हो टाइप्स ऑफ एलाइजा। बहुत सारे टाइप्स हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा, कंपेटिटिव एलाइजा। क्या आप देख रहे हो कि सारे एलाइजा चाहे डायरेक्ट हो वो पेशेंट में क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजन। सैंडविच और कंपेटिटिव क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीजन। सिर्फ एक एलाइजा है इनडायरेक्ट एलाइजा जो एंटीबॉडी
एंटीबॉडी डिटेक्शन के काम आता है। ठीक है, सारे एलाइजा एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, सिर्फ एक एलाइजा है जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहले लेट मी शो यू डायरेक्ट एलाइजा। तो इसमें मैम आपने ये वो एलाइजा का वेल लिया और आपको क्या डिटेक्ट करना है, आपको एंटीजन डिटेक्ट करना है। तो सबसे पहले एंटीजन है, मतलब डिटेक्ट करना है पेशेंट में। तो यहाँ पर आपने पेशेंट का सैंपल डाला जिसमें आपको किसी टाइप का एंटीजन ढूंढना है। उसके ऊपर आप क्या डालोगे, अब एंटीजन है तो उसके ऊपर डालोगे आप एक एंटीबॉडी। आपने कहा था कि इसमें एक एंजाइम का यूज होगा, एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को तोड़ेगा, सबस्ट्रेट को तोड़ेगा तो मुझे किसी टाइप का कलर मिलेगा। तो हर बार ESC फॉलो करना। सबसे पहले आपने क्या करा, जब एंटीबॉडी डाली तो एंटीबॉडी के साथ क्या आप देख रहे हो, आपने एक एंजाइम डाला है, हॉर्स रैडिश पेरोक्सिडेज। वो क्या काम करेगा, उसके ऊपर से आप सबस्ट्रेट डालो ताकि वो सबस्ट्रेट को तोड़ सके, जो है H2O2। और कलर सिग्नल अगर क्रिएट करना है तो आपको क्रोमोजन डालना पड़ेगा, क्रोमोजन है बेंजीडीन। कलर अगर आ गया, और कलर आने का ये मतलब होगा कि रिएक्शन पूरा हुआ है, मतलब मरीज के सैंपल में एंटीजन था, तो हमेशा ESC ऐड करना है। पर अगर मैंने बात करी इनडायरेक्ट एलाइजा की, इनडायरेक्ट एलाइजा में अभी हमने पढ़ा कि ये वो इकलौता एलाइजा है जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के काम आता है। मतलब स्टार्टिंग में जो मैंने एलाइजा प्लेट पे एंटीजन रखा है, ये मरीज का सैंपल नहीं है, ये एंटीजन मैंने अपनी लैब में रखा है। उसके ऊपर जो एंटीबॉडी मैं डालना चाह रही हूँ वो मेरे पेशेंट का सैंपल है। तो उसके बाद ये तो पेशेंट का सैंपल हो गया। अब मैम ये तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, इसके ऊपर की कहानी आपकी सेम है। आप डालोगे एक और एंटीबॉडी जिसमें एंजाइम है, एंजाइम के बाद आप डालोगे सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बाद आप डालोगे कलर, तो हमेशा ESC डलेगा। और अगर कलर आ गया तो मतलब मरीज में एंटीबॉडी थी। तो सिंपल ये देखना है कि आप डिटेक्ट क्या कर रहे हो। इस वाले में मैम एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं तो पहले पेशेंट का सैंपल डाल दो। इनडायरेक्ट में हम एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं तो पहला जो एंटीजन डलेगा वो पेशेंट से नहीं आया, वो मैंने डाला है। जो एंटीबॉडी उसके ऊपर लगाई है वो पेशेंट से आई है। अब तीसरे एलाइजा की तरफ चलते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा भी मुझे पता है एंटीजन डिटेक्शन के लिए। सैंडविच मतलब 2 पीसेस की ब्रेड है और फिर उसके बीच में मैंने एंटीजन को सैंडविच कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं एक एंटीबॉडी अपनी लैब में डालूंगी, उसके ऊपर भी एक एंटीबॉडी अपनी लैब में डालूंगी। इन दोनों के बीच में मैं जो ऐड करूंगी वो पेशेंट का सैंपल होगा जो है एंटीजन। तो 2 एंटीबॉडीज के बीच में मैंने सैंडविच बना दिया और उसके ऊपर कहानी सेम, एंजाइम डाला, सबस्ट्रेट डाला, कलर डाला और कलर आ गया। तो दिस इज सैंडविच एलाइजा। जो लास्ट आपको पढ़ना है दैट इज गोइंग टू बी कंपेटिटिव एलाइजा। कंपेटिटिव एलाइजा किया जाता है एंटीजन, सारे ही एलाइजा एंटीजन डिटेक्शन के लिए होते हैं, बट कंपेटिटिव से मुझे समझ आ रहा है वो स्टूडेंट जो मैम एलाइजा प्लेट में हम अभी तक रिएक्शन कर रहे थे। कंपेटिटिव स्टूडेंट वो होता है जो क्लास में आने से पहले ही पढ़ के आ जाए। तो कंपेटिटिव एलाइजा में ना एक स्टेप होता है कि आप प्लेट में रिएक्शन शुरू करने से पहले एंटीजन और एंटीबॉडी को पहले बाहर एक टेस्ट ट्यूब में अलग से इंक्यूबेट करते हो, फिर उस एंटीजन एंटीबॉडी मिक्सचर को एलाइजा प्लेट में डालकर अपना टेस्ट शुरू करते हो। तो कंपटीशन तो यही होता है ना कि क्लास में पढ़ाने से पहले ही टॉपिक पढ़ के आ जाए, तो वही कंपेटिटिव फर्स्ट रैंकर होता है। तो रिमेंबर, अगर पहले रिएक्शन हो रहा है एंटीजन एंटीबॉडी का और फिर आपने एलाइजा प्लेट में डाल के शुरू करा तो उसे बोला जाएगा कंपेटिटिव एलाइजा। इसमें आपको ये याद करना है कि उल्टा चलता है, जितना कलर ज्यादा आया उतना एंटीजन कम था और जितना कलर कम आया उतना एंटीजन ज्यादा था। तो इसमें जो है वो है इनवर्स रिलेशन। ऑब्वियसली आई एम नॉट टीचिंग यू द एग्जैक्ट डिटेल ऑफ दिस, क्योंकि डिटेल के लिए आपको थोड़ा बहुत ऑब्वियसली जाना पड़ेगा मेन वीडियोस में, बट कंपेटिटिव एलाइजा में उल्टा चलेगा। तो प्लीज रिमेंबर, अगर कलर ज्यादा आया तो एंटीजन एक्चुअली नहीं है और कलर नहीं आया तो एंटीजन एक्चुअली है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। एलाइजा पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है इम्यूनोफ्लोरेसेंस। आप ये जानोगे कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस 2 टाइप का है, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो क्या डिटेक्ट करता है, एंटीजन डिटेक्शन, और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन। बट दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल मुझे लगभग वो एलाइजा जैसा लग रहा है। इसमें भी एंटीबॉडी डाली जाती है, इसमें भी कलर के लिए एंड में एक डाई डाली जाती है। तो इसमें कौन सी, इम्यूनोफ्लोरेसेंस में तो फ्लोरेसेंट डाई डाली जाएगी। कौन सी फ्लोरेसेंट डाई डाली जाती है, फ्लोरोआइसोथायोसाइनेट। अगर आपको याद हो ये वही डाई है जो फ्लो साइटोमेट्री में भी यूज होती है इन पैथोलॉजी। तो फ्लोरोआइसोथायोसाइनेट मतलब मैम चलता ये एलाइजा के समान है। एलाइजा में भी डायरेक्ट एलाइजा एंटीजन डिटेक्ट करता था, इनडायरेक्ट एलाइजा एंटीबॉडी डिटेक्ट करता था। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एंड में आपको एलाइजा में कलर दिख रहा था, इसमें आपको कुछ चमकता हुआ फ्लोरेसेंस दिखेगा
क्योंकि एलाइजा में आपने बेंजीडीन कलर ऐड करा था, यहाँ पे आप फ्लोरेसेंट डाई FITC ऐड कर रहे हो, तो लगभग प्रिंसिपल वही है, करने का तरीका अलग है। फाइनली जो आखिरी चीज अब आपको जाननी है दैट इज अ कार्ड टेस्ट जो आप पढ़ चुके हो, चाहे कोविड हो, मलेरिया हो, हेपेटाइटिस हो, यूरिन प्रेगनेंसी हो, कोई भी टाइप का कार्ड टेस्ट करा जाए तो उसका प्रिंसिपल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। हम इसके अलावा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आपने सारे कार्ड टेस्ट, मैंने मलेरिया में, कोविड में, हर जगह आपको ये कार्ड टेस्ट दिखाए हैं रैपिड रिवीजन में। आपको सिर्फ जानना है कि प्रिंसिपल है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेस्टिंग, तो यहाँ पे ये कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन का प्रिंसिपल आप जानते हो। मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा ये बताना है आपको कि अंदर जो ये व्हाइट कलर की स्ट्रिप है जिसके ऊपर ब्लड पूरा फ्लो करता हुआ जाता है, ये जो स्ट्रिप है ये किस चीज की बनी होती है? ये है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। तो अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है कि जो व्हाइट अंदर फिल्टर पेपर जैसी स्ट्रिप है, आप यहाँ सैंपल डालते हो, सैंपल ऐसे डिफ्यूज होता हुआ जाता है, तो स्ट्रिप कौन सी है? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। सो दीज वर ऑल द एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब यदि आप कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो मेन वीडियो से इम्यूनोलॉजी में, माइक्रो में आप मैरिक्स हाइपोथेसिस पढ़ सकते हो, उससे आपके जितने और जो 2-4 क्वेश्चंस क्यू बैंक में छूट रहे होंगे वो भी हो जाएंगे। तो मैरिक्स हाइपोथेसिस फ्रॉम मेन वीडियोस इज व्हाट यू कैन रीड, अदरवाइज इम्यूनोलॉजी इज सेटल्ड, पैथ माइक्रो दोनों के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। एंड ये पढ़ने के बाद अगर आपने सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस पढ़ लिए हैं और इम्यूनोलॉजी के इस लेक्चर तक पहुंच गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली फिनिश्ड माइक्रोबायोलॉजी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रैक्टिस वेल।